सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द रूल्स ना, हम लोग रूल्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। कहाँ पर है रूल, देखते हैं। ये सब रूल्स थे ना अबाउट द ब्लॉक डायग्राम, है ना। So rule 1 is cascade, rule 2 is parallel, then feedback connection, then interchange the position of the summing point. I have told you that in the block diagram, what is the thing actually, that if you are changing anything in the block diagram, if you are changing anything in the block diagram and it is not affecting the output, actually it is not affecting the output, you are getting the same output suppose, then you are able to do the such type of arrangement in the block diagram. That is the thing. मतलब कि भाई आप यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि ये समिंग पॉइंट को समझ लो कि मैं इसको ए बोल रहा हूँ, इसको बी बोल रहा हूँ, है ना। तो बी मैं यहाँ पर ले लूँ और ए यहाँ पर ले लूँ, मतलब मैं इसकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दूँ तो भी मुझे मेरा आउटपुट जो है उसमें कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैं ऐसा चेंज कर सकता हूँ, है ना। ऐसा अरेंजमेंट ब्लॉक डायग्राम में मैं कर सकता हूँ। क्लियर? ओके, नाउ taking the summing point before the block, taking the summing point after the block. Clear? तो जो समिंग पॉइंट है, मैंने आपको बोला था कि मैंने आपको प्रूव तो कर दिया कि समिंग पॉइंट अगर मैं यहाँ से ब्लॉक के पहले लेने वाला हूँ तो यहाँ पर 1/g मुझे करना पड़ेगा। क्यों? मैंने आपको प्रूफ के साथ बता दिया कि आउटपुट में कुछ चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जब था तो ag प्लस बी आ रहा था, बाद में किया तो ag प्लस बीजी आ रहा है। तो यहाँ पर हमको चाहिए एक्चुअली में ag प्लस बी, सो यू टू डू दिस मॉडिफिकेशन इन द ब्लॉक डायग्राम, नथिंग एल्स। बट मैंने आपको बोला कि इस तरीके से 4 रूल बनने वाले, समिंग पॉइंट बिफोर द ब्लॉक, समिंग पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक, टेको पॉइंट बिफोर द ब्लॉक, टेको पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक। सो एक अगर आपको याद है ना कि समिंग पॉइंट बिफोर द ब्लॉक, है ना, समिंग पॉइंट बिफोर द ब्लॉक अगर आपको याद है तो मैं बोल सकता हूँ कि 1/g, समिंग पॉइंट बिफोर द ब्लॉक हम करेंगे तो 1/g है एक्चुअली, है ना। 1/g करना पड़ेगा। तो एक याद है तो बाकी सब याद हो जाएंगे। 1/g समिंग पॉइंट बिफोर द ब्लॉक, then it will take the summing point after the block, then g will be there, then take off point before the block, g, take off point after the block, 1/g, nothing else. Clear? तो ये इस तरीके से आप याद रख सकते हो। now taking the take off point before, वो आपको समझा दिया था। बट मैंने आपको ये भी बोला था कि जब हम लोग ब्लॉक डायग्राम का क्वेश्चन देखेंगे ना गेट की एग्जाम में या कोई भी टेस्ट सीरीज में, तो उसको ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक से हमको सोल्व नहीं करना, बिकॉज इट इज नॉट द थियोरेटिकल एग्जाम, है ना। अगर थियोरी में आएगा तो भाई 2 पेजेस 3 पेजेस भर के निकल जाओगे, आपका आंसर भी आ जाएगा। बट इट इज द टाइम कंज्यूमिंग मेथड एंड यू कैन टेक इट एज अ डिसएडवांटेज ऑफ द ब्लॉक डायग्राम, दैट द रिडक्शन ऑफ द ब्लॉक डायग्राम इज वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। क्लियर? तो उसके लिए ही हम लोगों ने एसएफजी को फाइंड आउट किया कि एसएफजी से ये थोड़ा बहुत आसानी से मिल जाएगा हमको, है ना। इतना भी अरेंजमेंट नहीं करना पड़ेगा। ओनली वन फॉर्मूला विल बी देयर, मेसन्स चेन फॉर्मूला, है ना। बट इन द ब्लॉक डायग्राम यू हैव टू डू द अरेंजमेंट एंड एट द एंड यू विल गेट द आंसर। सो मैंने आपको 8 रूल्स बताए, है ना। और 9वां और 10वां रूल ये है कि टेकिंग द समिंग पॉइंट बिफोर द टेक ऑफ पॉइंट एंड टेकिंग द समिंग पॉइंट आफ्टर द टेक ऑफ, नथिंग एल्स, है ना। उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। उसको लोग क्रिटिकल, मैं बोलूंगा क्रिटिकल रूल्स बोलते हैं, बट वो इतना भी क्रिटिकल है नहीं। बट वो काम कब आएगा? जब हम ब्लॉक डायग्राम को उसके रूल्स के हिसाब से रिडक्शन करके लास्ट में आंसर फाइंड करने की ट्राई कर रहे हैं तब। बट यहाँ पर अभी आपको समझ लो 9वां और 10वां रूल नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, है ना। कोई आपको गेट के एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा कि भाई इस ब्लॉक डायग्राम को 9वें और 10वें रूल्स का यूज करके ही आप इसको सोल्व कीजिए, नहीं, है ना। They will ask to you about the block diagram questions, but you can solve the block diagram questions by using the SFG. I hope it is clear to you. Clear? मैं 9वां और 10वां रूल भी आपको दे दूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। Within one step you will actually get the 9th and 10th rule, but no issue. अब SFG स्टार्ट करना है सर। अब क्या करना है? SFG, है ना। तो चलो SFG को स्टार्ट कर दे। तो अब SFG मतलब क्या कि सिग्नल फ्लो ग्राफ, है ना। मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ कि ये ब्लॉक डायग्राम और SFG में से आपको 2 मार्क का क्वेश्चन बनने वाला है आपका। मिनिमम 1 मार्क, वो तो मिनिमम 1 मार्क ही होता है, बट 2 मार्क का भी पूछ लेते वो लोग,
but sure shot you will get one question from the BDR and SLP. It is a sure shot. बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि बाकी जो चैप्टर्स है ना, समझ लो टाइम रिस्पॉन्स, समझ लो रूट लोकस, बाद में स्टेट स्पेस, वहां पर आपको फॉर्मूलाज रटने होंगे एक्चुअली, है ना। आपने एक बार प्रूव कर लिए, बट बाद में आपको फॉर्मूला याद रखने होंगे उसको। बट यहाँ पर एसएलजी में क्या है कि भाई फॉर्मूला कुछ नहीं, अगर आपको याद भी नहीं है तो वैसे भी आप एसएलजी 2 या 3 क्वेश्चन सोल्व कर लोगे ना, तो डायरेक्टली आप अपने हिसाब से फ्लो में ही, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं भी है तो भी फ्लो में आप कर लोगे। बट गेट वाले क्या करेंगे कि भाई यहाँ से हम लोग डायरेक्टली 1 और 2 मार्क नहीं देंगे, गेट वाले ऐसे सोच रहे हैं, तो वो थोड़ा सा हट के कोई सिग्नल फ्लो ग्राफ दे देगा कि वहां से स्टूडेंट कोई ऐसी एक लूप होगी उसमें कि वो आइडेंटिफाई ना कर पाए और उसका आंसर गलत आ जाए, और वो भी ऑप्शन में है तो वो भी माइनस करके निकले। तो 1 मार्क तो नहीं दे रहे, बट -1.33, और अगर 2 मार्क में तो -2.67 मार्क करके देंगे आपको, है ना। -2.67, अगर आपने छुआ नहीं तो अच्छी बात है, बट अगर आपने छू लिया और गलत आंसर आपका आ गया तो इट विल गिव यू द -2.67, है ना। ओके, तो SFG, नाउ सपोज दिस इज वन टाइप ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ। ये एक सिग्नल फ्लो ग्राफ ऐसा समझिए, और है ही एक्चुअली, समझने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पर इनपुट होता है ना, एक हमारा इनपुट होगा, एक हमारा आउटपुट होगा। हाँ जी सर, होता है, इनपुट होता है, आउटपुट होता है। बाद में ये जो मैंने डॉट्स डॉट्स क्रिएट करके रखे हैं ना, वो नोड्स होते हैं एक्चुअली, वो नोड्स होते हैं। क्लियर, उसको नोड बोला जाता है। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है नोड। बाद में ये जो 2 नोड को कनेक्ट कर रही है एक ब्रांच, है ना, एक लाइन, तो उसको मैं ब्रांच बोलूंगा। बाद में वो एरो से इंडिकेट होती है उसकी डायरेक्शन, उसकी फ्लो ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो। देन सी, कोई एक ऐसा नोड है एक्चुअल में कि जहां से सब ब्रांचेस निकल रही है बाहर, आउट गोइंग ब्रांचेस आर देयर, है ना, आउट गोइंग ब्रांचेस ही है एक नोड में। देखो ये नोड है ऐसा, यहाँ पर एक्स में देखिए, जहां से आउट गोइंग ब्रांच ही है, निकल रही है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, सोर्स नोड। क्या बोलूंगा, सोर्स नोड। एक नोड ऐसा होगा, आउटपुट की बात कर रहा हूँ, एक नोड ऐसा होगा कि वहां पर सब ब्रांचेस इनकमिंग ही हो रही है। यहाँ पर देखिए, कोई यहाँ से निकल नहीं रही है, आ रही है ब्रांच, तो इसको मैं बोलूंगा सिंक नोड, सोर्स एंड सिंक, है ना। सिंक मतलब आप आउटपुट समझ लीजिए, दूसरा कुछ नहीं, है ना। तो सोर्स नोड, सिंक नोड। और सिंक का नाम क्यों दे रखा है आपको मालूम है ना, वैसे भी हमारे घर पे कहीं पर भी ये सोशल लाइफ होती है, सिंक होती है ना। तो सिंक मतलब यहाँ से हम लोग आउटपुट निकालते हैं, दूसरा कुछ भी नहीं। ओके, अब मिक्स्ड नोड। तो मिक्स्ड नोड मतलब क्या कि भाई वहां उस नोड पे इनकमिंग ब्रांच भी है, आउट गोइंग ब्रांच भी है। मैं क्या बोला, इनकमिंग ब्रांच भी है, आउट गोइंग ब्रांच भी है। बट एक रूल आप याद रखिएगा, कभी भी एसएफजी सोल्व करने से पहले, मैं एग्जांपल तो लेके आया ही हूँ उसके लिए, बट कभी भी आपको एसएफजी सोल्व करना है ना, तो आपका जो सोर्स नोड होगा ना, सोर्स नोड मतलब इनकमिंग नोड में बोलता हूँ, है ना, सोर्स नोड या इनकमिंग नोड जो भी है, इनपुट नोड, सॉरी इनपुट नोड, तो वहां से ऑलवेज ब्रांचेस निकलनी चाहिए, निकलनी चाहिए वहां से, तभी आप उसको सोर्स नोड बोल सकते हैं। बट गेट वाले कहीं पर वहां पर भी, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर एक्स है तो वहां पर भी कई बार लूप दे देते हैं कि भाई वहां पर भी एक इनकमिंग है, तो वो देखेंगे, वो उसकी लिमिटेशन होगी। बट अभी आपको सोर्स नोड, सिंक नोड मालूम है, मिक्स्ड नोड मालूम है, ब्रांच किसे बोलते हैं वो मालूम है, तो सर ये ए बी सी डी ये सब कुछ क्या है, तो उसको बोलते हैं गेन, गेन ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांच, नथिंग एल्स। अब फॉरवर्ड पाथ, तो फॉरवर्ड पाथ किसको बोलते हैं कि भाई सोर्स टू सिंक, जो पाथ कनेक्ट कर रहा है, सोर्स से लेकर सिंक तक हमको जाना है, तो जिस पाथ से हम जाएंगे उसको बोलते हैं फॉरवर्ड पाथ। तो देखो यहाँ से हम लोग को जाना है, एक्स टू वाई जाना है, तो मैं कैसे होते हुए जाऊंगा, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से। अगर आपको देखना है तो मैं रेड कलर यूज करके आपको दिखा सकता हूँ। ये हो गया, ये हमारा फॉरवर्ड पाथ। अगर मुझे है ना, थोड़ा सा घूम के जाना, किलोमीटर बढ़ जाएगा तो थोड़ी सी लॉन्ग राइड मिल जाएगी। बट यहाँ पर आपको तो एरो का केयर करना होगा, यू टू केयर अबाउट द डायरेक्शन ऑफ दिस एरो। मतलब ये एरो इस तरफ आ रहा है,
लेकिन यहाँ से इस तरफ नहीं जाने, मतलब आप नहीं जा सकते, है ना। ये वन वे हो गया, आप ऐसा समझिए, ये वन वे हो गया, यहाँ से आप नहीं जा सकते, यहाँ से सिर्फ यहाँ से ये नोट से यहाँ तक आ सकते हो, बट यहाँ से नहीं आ सकते। तो फॉरवर्ड पाथ है, हाँ जी सर समझ में आ गया। फॉरवर्ड पाथ, फॉरवर्ड पाथ मतलब क्या कि सोर्स टू लेके सिंक तक मुझे जाना है, तो कौन से रास्ते में जाने वाला हूँ, हो गया फॉरवर्ड पाथ। ओके सर। अब नाउ सी x x1 x2 y, वो मैंने आपको दिखा है कि वो नोड कनेक्ट करते हुए मैं निकल जाऊंगा, है ना। ओके, नाउ फॉरवर्ड पाथ गेन, फॉरवर्ड पाथ गेन यू विल नीड एक्चुअली। फॉरवर्ड पाथ गेन मतलब कि जो ब्रांचेस का गेन है ना, उसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए BC, हो गया फॉरवर्ड पाथ का गेन। उसके बाद सिग्नल फ्लो ग्राफ का एग्जांपल सोल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए, लूप, लूप चाहिए एक्चुअली, है ना। तो लूप किसको बोलते हैं कि भाई यहाँ से एक नोड से स्टार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ से हुआ, कहीं आगे जाए, बट वापिस से उसका एंड x1 पे ही हो, वापिस से उसका एंड x1 पे ही हो। x1 से स्टार्ट हुआ, वापिस से वो x2 तक जाए कोई बात नहीं, बट वापिस से उसको आना पड़ेगा, है ना। हम घर से निकलते तो क्या बोलते, वापिस आ जाना भाई जल्दी, तो ये वही बात होगी, है ना। घूम फिर फिर के वापिस आना होगा। तो ये देखो, ये आपकी लूप हो गई, क्लियर, दिस इज योर लूप। ओके, तो लूप x1 x2 x1, ना। और एक दूसरा बंदा है, वो बोला है, मैं बोलूंगा x2 x1 x2, तो बोलते भाई तुम वो भी बोल दे, है ना। फॉरवर्ड पाथ, ओके ऑल गुड। अब फॉरवर्ड पाथ हो गया, फॉरवर्ड पाथ गेन हो गया। उसके बाद लूप, ओके, x1 x2 x1 भी एक लूप है, और x2 x1 x2 उसको भी आप लूप कंसीडर कर सकते हो, बट लूप एक ही है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, है ना। लूप एक ही है, वो आप अलग अलग लूप कंसीडर मत कर लेना, क्योंकि एक एग्जांपल ऐसा भी है मेरे पास, आप कर सकते हो वहां पर। ओके, अब लूप गेन, लूप गेन कोई बोलेगा लूप गेन मुझे चाहिए सर, इसका लूप गेन जैसे फॉरवर्ड पाथ का गेन था ABC, तो लूप गेन क्या होगा, अब जो भी मतलब लूप है आपके सामने, उसका जो गेन है उसको मल्टीप्लाई कर दो BD, है ना, BD, वेरी गुड कवर, BD, क्लियर। अब एक और एक एग्जांपल है हमारे पास कि देखो, अगर ऐसा कोई सिग्नल फ्लो ग्राफ है, तो उसमें कितने फॉरवर्ड पाथ्स है, उसमें कितनी नंबर ऑफ लूप्स है, वो आपको देखना है। हाउ मेनी नंबर ऑफ लूप्स आर देयर, हाउ मेनी नंबर ऑफ लूप्स आर देयर, सी दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द SFG एक्चुअली, है ना। So you have to take care while you are identifying the loops, while you are identifying the forward paths. Now see, मैं फॉरवर्ड पाथ के लिए ये कलर ले लेता हूँ, उसमें ओके रेड ही लिया था पहले से, तो रेड ले लेता हूँ, थोड़ा सा कंफर्टेबल है मेरे लिए। अब देखिए, फॉरवर्ड पाथ के लिए मैं रेड यूज कर रहा था, तो सर सीधा निकल जाओ ना, सीधा निकल जाओ, निकल गया भाई, सीधा निकल गया, ये फॉरवर्ड पाथ हो गया। ओके, अब दूसरा फॉरवर्ड पाथ, दूसरा फॉरवर्ड पाथ मैं ब्लैक से ड्रॉ करता हूँ, कोई बात नहीं। देखिए, यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से जा रहा हूँ। ओके, अब तीसरा फॉरवर्ड पाथ भी है हमारे पास, तीसरा फॉरवर्ड पाथ भी है, किसने देखा नहीं, क्यों नहीं देखा, ऐसा क्यों हो गया भाई। तीसरा फॉरवर्ड पाथ है हमारे पास, देखो ये फॉरवर्ड पाथ है ना, कि भाई एक बार मैं निकल गया सोर्स से सिंक तक जाने के लिए, बाकी वापिस से मैं इन बिटवीन कहीं पर भी वापिस नहीं आने वाला, मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखना है अपने को। तो ये इसने क्या किया, ये जो ग्रीन कलर बोलते हैं ना, इसको कौन सा कलर बोलते हैं एग्जैक्टली, कलर में अपना कुछ जमता नहीं है, बट यहाँ से एक बार निकल गया, तो वापिस से देखो ये यहाँ पे होता हुआ वापिस से वो फॉरवर्ड पाथ को निकला था, वहीं पर ही वापिस से वो टच कर दिया और वापिस से आगे निकल गया, बट एक बार जो टच कर दिया वापिस से मुड़ा वो, है ना। एटीट्यूड नहीं है उसके पास, वापिस से पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, बट ये भाई एटीट्यूड वाला नहीं था, तो ये फॉरवर्ड पाथ कंसीडर नहीं करेंगे हम लोग इसको। आर यू गेटिंग माय पॉइंट।
तो ये फॉरवर्ड पाथ नहीं है। क्लियर? तो मैं ये करके ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर लिख देता हूँ, मतलब ये जो कलर है इट इज नॉट अ फॉरवर्ड पाथ, मतलब एक भी नहीं, एक पी है ना, इट इज नॉट अ वैलिड फॉरवर्ड पाथ। क्लियर? लूप्स हमको मिली 3, तो जो ये चल रहा है कि भाई एक ये आपके पास लूप आ गई, एक ये लूप आ गई और एक ये लूप आ गई ना, ये लूप है हमारे लिए, क्योंकि ये एक नोट से स्टार्ट हो रही है, वापिस वही नोट पे एंड हो रही है। आर यू गेटिंग? तो 2 फॉरवर्ड पाथ, 3 लूप। तो फॉरवर्ड पाथ का जो गेन होगा, फॉरवर्ड पाथ का गेन है वो क्या है, उसका सिर्फ मल्टीप्लीकेशन कर दो, जो जितनी ब्रांचेस से वो निकल रहा है वो ब्रांचेस का कोई ना कोई पर्टिकुलर गेन होगा, उसको मल्टीप्लाई कर दो, ए बी सी एफ, यस और नो, ए बी सी एफ, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ए बी सी एफ एंड for P2 what will be the gain? A G F, A G F, yes it is okay। अब लूप की बारी, अभी सिर्फ हम लोग देख रहे हैं कि लूप का गेन कैसे फाइंड करेंगे, फॉरवर्ड पाथ कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ लूप्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अभी मेसन्स गेन फॉर्मूला हम लोगों ने स्टार्ट ही नहीं किया, because if you want to solve the SFG then you must know about the Mason's gain formula and you can solve the SFG only by the Mason's gain formula। अभी हम लोग सिर्फ ये देखना पड़ेगा हमको कि फॉरवर्ड पाथ आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं, लूप्स आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं, है ना। तो L1 हो गया, L1 मतलब कि लूप कितनी थी, 3, तो तीनों की लूप का जो आपका लूप गेन इसको बोला जाता है, तो तीनों लूप्स का लूप गेन आपको देना होगा DE CD एंड एक ये बड़ी वाली है ना GDE, GDE। क्लियर? तो तीनों लूप्स आ गई। ओके, अब यहाँ पर अभी हम लोगों ने वो डिस्कशन नहीं किया कि भाई 2 नॉन टचिंग लूप, 3 नॉन टचिंग लूप, वो भी डिस्कशन नहीं किया है ना, अभी करते थोड़ी देर के बाद, क्योंकि अब उससे पहले हमको मेसन्स गेन फॉर्मूला देखना होगा कि भाई मेसन्स गेन फॉर्मूला एक्चुअली में क्या है। तो नाउ सी, by using the Mason's gain formula you can directly get the transfer function through the SFG, through the SFG। तो भाई ये C by R देगा, आउटपुट बाय इनपुट आपको देगा। ओके, तो जब मेसन्स गेन फॉर्मूला नहीं था, जब मेसन्स गेन फॉर्मूला नहीं था तब भी एसएफजी आप सोल्व करने के एबल थे, तब भी आप एसएफजी सोल्व कर सकते थे जब मेसन्स गेन फॉर्मूला नहीं था तब। तो तब कैसे सर? तब आप हर एक नोड का इक्वेशन लगा लो, जैसे मैंने कल का एग्जांपल दिया था आपको कि 3 डिफरेंशियल इक्वेशंस थे और बाद में मैंने पूछा उसमें से ट्रांसफर फंक्शन निकालना था, y = 3x1, तो y by u आपको निकालने को बोला था, 3 इक्वेशंस थे, उसमें से मैंने बोला ना कि एक को दूसरे पे डिपेंडेंट करके आप निकाल सकते हो, दो तीनों को सोल्व करके आप निकाल सकते हो y by u, है ना। तो यहाँ पर भी वैसा ही होने वाला है कि आप हर एक नोड्स का इक्वेशन सोल्व करते जाओ और एट द एंड यू विल गेट द ट्रांसफर फंक्शन मींस y by r you can say or c by r whatever the output and input are। क्लियर? तो यहाँ पर जब मेसन गेन फॉर्मूला नहीं था तब की बात अलग है, तो वो भी मतलब आपको नोडल इक्वेशंस आना चाहिए लिखना, तो वो भी हम लोग देखेंगे, बट पहले मेसन गेन फॉर्मूला देख लेते हैं भाई। उन्होंने बहुत बड़ी एक जो मैं बोल सकता हूँ ना कि रिसर्च करी है इस पे कि डायरेक्टली बाय यूजिंग द वन फॉर्मूला ओनली यू विल बी एबल टू सोल्व द एसएफजी। क्लियर? तो ये है उसका फॉर्मूला, सिग्मा k = 1 to n pk डेल्टा k by डेल्टा। अब फॉरवर्ड पाथ को P से डिनोट करते हैं ये लोग, है ना, फॉरवर्ड पाथ को P से डिनोट करते हैं, तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड पाथ गेन है, P = फॉरवर्ड पाथ गेन। तो सर ये डेल्टा क्या है, ये डेल्टा क्या बोला है, तो डेल्टा के लिए अलग से फॉर्मूला उन लोगों ने दिया है, 1 माइनस सिग्मा ऑफ सिंगल लूप गेन, सिग्मा मतलब कि यहाँ पर समेशन करना होगा, है ना, देन समेशन ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप, then minus summation of 3 non touching loop। क्लियर? तो ये डेल्टा का इक्वेशन हो गया, बहुत ही बड़ा इक्वेशन होगा, है ना, और डेल्टा आपको आना चाहिए फाइंड करना, बट वो अगर आपने लूप आइडेंटिफाई कर रखी है सही तरीके से देन इजीली यू कैन गेट द डेल्टा वैल्यू,
But suppose if you forget any loop to identify, then your delta will be wrong, and at the end your answer will be wrong, and it will be present among all these four options, then you will get the negative one. Clear? तो यहाँ पर यही एक दिक्कत होती है कि भाई आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो ओके चलो, मेसन्स गेन फॉर्मूला क्या है कि C by R समेशन ऑफ P के डेल्टा के बाई डेल्टा बाई यूजिंग द वैल्यूज ऑफ K इज इक्वल टू 1 to n। यहाँ पर P फॉरवर्ड पाथ है, हाँ सर P फॉरवर्ड पाथ है, डेल्टा का आपने इक्वेशन दिया, तो सर डेल्टा K क्या है, डेल्टा K क्या है, वो एक ऐसी वैल्यू होगी, मतलब डेल्टा की जैसे ही आपको फाइंड करना है 1 माइनस समेशन ऑफ सिंगल लूप गेन प्लस समेशन ऑफ टू नॉन टचिंग लूप गेन, ऐसे ही वही फॉर्मूला है। बट जैसे आपने फॉरवर्ड पाथ बनाया, उसके अलावा मतलब इनपुट से आप आउटपुट तक पहुंच गए, समझ लो, बट कोई ऐसा फॉरवर्ड पाथ मिला आपको कि जिसमें कोई एक लूप है, वो फॉरवर्ड पाथ को टच ही नहीं कर रही है। फॉरवर्ड पाथ आपने बना दिया, बट कोई एक ऐसी लूप आपके सामने आ गई वो फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रही है, तो उसका आपको डेल्टा बनाना पड़ेगा, डेल्टा के एक्चुअली। तो वो भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में क्या है। तो नाउ आई हैव पुट ओवर हियर द वैल्यू एक्चुअली k is equal to 1 to n है ना। सो p1 डेल्टा 1 प्लस p2 डेल्टा 2 प्लस p3 डेल्टा 3 प्लस डेस 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 बाय डेल्टा। क्लियर? तो ये फॉर्मूला है इसका, ये आपको याद रखना है, और अगर याद नहीं भी रह रहा है तो भी मैंने बोला ना कि 2 या 3 क्वेश्चंस आप सोल्व करोगे तो फ्लो में आपसे हो जाएगा, है ना। तो अब देखो ये एक सिग्नल फ्लो ग्राफ है ना, ये भी एक सिग्नल फ्लो ग्राफ है। मैंने क्या बोला था, फॉरवर्ड पाथ के पास एटीट्यूड होना चाहिए, एक बार निकल गया ना भाई, बाद में वापिस से मुड़ के नहीं देखूंगा, है ना। तो यहाँ पर देखो फॉरवर्ड पाथ के लिए एक तो ये फॉरवर्ड पाथ है, एक तो ये फॉरवर्ड पाथ है। क्लियर? अब जो आंसर दे रहे थे भाई 4, तो ये कैसे दे रहे आंसर कि ये यहाँ से लेके वापिस से ये घूम के वापिस से यहाँ पर आ, तो एक बार तो तू भाई यहाँ से निकला, वापिस से तू यहाँ से निकल के वापिस आया और वापिस से तू बना रहा है फॉरवर्ड पाथ, then the answer is wrong actually, then it is the invalid forward path। are you getting my point? एक बार अगर दूसरी एक पेन से मैं ड्रॉ करूं, समझ लो यहाँ से एक बार तू यहाँ तक पहुंच गया, वापिस से तू ये लूप में घूम के वापिस से तू आ रहा है वही नोड पे, और वापिस से तू इसको बोल रहा है फॉरवर्ड पाथ, कुलदीप, है ना, समझ में आया। तो इसको हम फॉरवर्ड पाथ कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि इसके पास एटीट्यूड नहीं है ना। ओके चलो, वो हो गया। एक फॉरवर्ड पाथ है, लूप्स कितनी है, चलो सर सामने ही दिखाई दे रही है 3 लूप्स है। ओके भाई सबको दिखाई दे रही है ना 3 लूप्स है, बट अभी यहाँ पर 2 नॉन टचिंग लूप 3 नॉन टचिंग लूप का कंसेप्ट आएगा। अब देखिए कैसे सर, देखिए जो मैंने पहला कैसे दिया था, तो ये एक लूप थी बीई, ये एक लूप थी सीडी, दोनों एक दूसरे को टच कर रही है, हाँ या ना, हाँ या ना, टच कर रही है, तो वो नॉन टचिंग नहीं कहलाएगी। ये ऊपर से निकली थी बड़ी वाली लूप जी डी ई करके, तो वो दोनों लूप को टच कर रही है, तो वो नॉन टचिंग लूप नहीं कहलाएगी। मतलब 3 सिंगल लूप्स आर अवेलेबल ओनली, देयर इज नो एनी 2 नॉन टचिंग लूप और 3 नॉन टचिंग लूप। बट यहाँ पर देखिए जो इंडिविजुअल लूप आपको दिखाई दे रही है ए बी एंड सी, तो वो ए बी भी एक दूसरे को नहीं छू रही है, बाद में बी सी भी एक दूसरे को नहीं छू रही है। क्लियर? बाद में ए सी भी एक दूसरे को नहीं छू रही है ना। तो भाई ये क्या हो गया, 2 नॉन टचिंग लूप। तो यहाँ पर फॉरवर्ड पाथ है कि 3 सिंगल लूप है ए बी एंड सी, एंड 2 नॉन टचिंग लूप कितनी है, एक ये तो ए बी हो जाएगा। मतलब देखो 2 नॉन टचिंग लूप में वापस से आपको उसका मल्टीप्लीकेशन नहीं करना होगा, दूसरा कुछ भी नहीं है ना। तो मतलब 2 नॉन टचिंग लूप मतलब क्या, L1 L2 2 नॉन टचिंग लूप है, तो L1 L2 लिख दिया, तो L1 का ए हो गया, L2 का बी हो गया, मतलब मल्टीप्लीकेशन, दूसरा कुछ भी नहीं। बाद में L2 L3, बाद में L1 L3। तो 2 नॉन टचिंग लूप कितने मिली हमको, 3। 2 नॉन टचिंग लूप हमको कितने मिली, 3 कॉम्बिनेशंस मिले, ऐसा बोल सकता हूँ ना, 3 कॉम्बिनेशंस मिले। अब 3 नॉन टचिंग लूप है यहाँ पर, हाँ या ना, यस सर इट इज देयर। तो भाई ये 3 लूप्स है, सिंगल लूप्स है, और तीनों की तीनों एक दूसरे को छू नहीं रही है, तो ये हो गई 3 नॉन टचिंग लूप, मतलब L1 L2 L3। तो वो हो गया ए बी सी, कहाँ पर गया, ए बी सी, है ना, ए बी सी। अभी किसी को ऐसा लग रहा होगा कि सर ये आपने कौन सा फॉर्मूला लगा के रखा है, तो ये सिंपल एक फॉर्मूला था,
कॉम्बिनेशन से अगर आपको निकालना है तो ये आप कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे तो इसमें भी ऐसा फॉर्मूला लगाते हो ना। तो मतलब 3 लूप्स थी, तीनों की तीनों एक दूसरे को नहीं छू रही है ना, तीनों की तीनों एक दूसरे को नहीं छू रही है, तो मतलब 3C1 मतलब 3 लूप, सिंगल लूप कितनी है 3। अगर दो नॉन टचिंग लूप का पॉसिबल कॉम्बिनेशन चाहिए तो मैक्स टू मैक्स मुझे कितना मतलब मिल रहा है, अगर नहीं छू रही है तो, है ना। तो 3C2 तो मुझे वो भी 3 मिलेगा, और अगर 3 नॉन टचिंग वाली चाहिए तो 3C3 मतलब 1 मिलेगा, एक ही कॉम्बिनेशन मिला। हम लोग सही है ना, ये फॉर्मूला सही है। बट अगर यहाँ पर छू गई तो ये फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते, क्योंकि ये मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन दे रहा है। अगर किसने मतलब बी यहाँ पर समझ लो यहाँ पर है, तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। गेट में ऐसा कोई समझ लो कि फॉर्मूला वाला पार्ट नहीं है ऐसा, बट मैंने सिर्फ आपको एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला पार्ट था तो यहाँ पर दे दिया आपको, है ना। मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन की बात की है। वैसे तो आप देखकर ही बोल सकते हो कि सर इतना 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 है। क्लियर, ये क्लियर हो गया। 2 नॉन टचिंग लूप, 3 नॉन टचिंग लूप, सिंगल लूप, फॉरवर्ड पाथ, ऑल these things are clear, yes or no? क्लियर, डन। क्योंकि इससे के बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर विथ चल पड़ी जी, है ना। नाउ विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज, है ना। वो जो हम लोग पढ़ रहे थे कि नोड, ब्रांच, लूप गेन, फॉरवर्ड पाथ, सिंक नोड, मिक्स नोड, वो सब टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी सिग्नल प्रोग्राम को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब प्रॉपर्टीज, तो देखो यही सेम लूप है, समझ लो सेम लूप है। तो अब नोडल इक्वेशन मैंने आपको बोला था कि जैसे मेसन का फॉर्मूला नहीं था, उसके पहले क्या था कि नोडल हर एक नोड का फॉर्मूला निकाल के हम लोग सोल्व कर रहे थे ना। तो देखिए उसमें एडिशन, ट्रांसमिशन एंड मल्टीप्लीकेशन आएगा। आप देखिए एडिशन मतलब क्या कि मुझे x2 का फॉर्मूला चाहिए, x2 का फॉर्मूला मुझे चाहिए, तो x2 का फॉर्मूला ये होगा। मतलब इनकमिंग जितनी ब्रांचेस है ना बेटा, वो नोड पे जितनी इनकमिंग ब्रांचेस है वही आपको कंसीडर करना है, वही आपको कंसीडर करना है। मतलब x2 में कितनी इनकमिंग ब्रांचेस है, यहाँ पर देखिए x2 में कितनी इनकमिंग ब्रांचेस है। एक तो ये x1 से आ रही है, एक x3 से आ रही है, तो x1 इंटू ए लिखा, x1 इंटू ए प्लस x3 इंटू सी प्लस x3 इंटू सी। कई स्टूडेंट्स गलती ये कर देते हैं, यहाँ पर वो लोग लिख देते हैं माइनस बी एक्स, वो गलत है, वो गलत। Simply we have to consider the input branches only, input incoming branches only, nothing else. I hope you got it. Then for the x3, x3 dx2, x3 dx2, and for x4, x3 into d, for x4, x3 into d. I hope it is clear to you, है ना। ये फॉर्मूला मतलब हर एक नोड का कोई ना कोई एक फॉर्मूला है ना, अकॉर्डिंग टू द इनकमिंग ब्रांचेस। तो ये हो गया एडिशन वाला पार्ट, मतलब क्या कोई फॉर्मूला डिफाइन कर सकते हो। बट वापिस से मेसन के फॉर्मूला की एक लिमिटेशन, वो भी मैं आपको बताऊंगा। 2 लिमिटेशन है उसकी, उसके हिसाब से आप सोल्व नहीं कर सकते, मतलब सोल्व कर सकते हो बट आपको अवॉइड करना होगा वो पर्टिकुलर थिंग। ट्रांसमिशन, एडिशन देखा, ट्रांसमिशन मतलब एक नोड से मैं यहाँ पर टेक ऑफ ले रहा हूँ, यहाँ पर टेक ऑफ, यहाँ पर टेक ऑफ, है ना। मतलब हर एक जगह पर मैं सिग्नल ले रहा हूँ, तो y1 क्या होगा a इंटू एक्स, y2 क्या होगा a b इंटू एक्स, y3 क्या होगा c इंटू एक्स। क्लियर, ओके सर, ये तो इजी था। अब मल्टीप्लीकेशन पे आ रहा है। मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या, दूसरा कुछ भी नहीं, आप लोगों को पता है कि x3 is equal to you can write x1 into a x3 by x1 is equal to you can write a b, so x3 is equal to x1 into a into b. But suppose one node is there actually present over that, suppose, तो x2 is equal to ax1 लिख सकता हूँ, x2 is equal to ax1 लिख सकता हूँ। अभी यहाँ पर एडिशन वाला पार्ट जो नोड का इक्वेशन लिख रहे थे इस तरीके से, x2 is equal to x1 लिख सकता हूँ, हाँ सर। x3 is equal to bx2 लिख सकता हूँ, हाँ सर। तो x2 की वैल्यू यहाँ पर है तो मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, x2 की वैल्यू ax1 यहाँ पर है तो a एंड x1 यहाँ पर है तो मैंने पुट कर दिया। b नहीं था तो b मतलब b की वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, b तो कांस्टेंट चीज है। तो x2 की वैल्यू फिर यहाँ पर पुट कर दी, तो x3 इक्वल टू ab इंटू x1 लिख दिया। तो अगर कोई नोड पे, अगर कोई नोड पे वन इनकमिंग ब्रांच एंड ओनली वन आउटगोइंग ब्रांच है तो आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, उसको अवॉइड कर सकते हो। तो ये हो गया डायरेक्टली आपका ऐसा मल्टीप्लीकेशन।
मतलब नेगलेक्ट और अवॉइड करने की बात तो छोड़ो, बट आप ऐसा लिख सकते हो इसके जगह पर। तो वैसे मैं बोल सकता हूँ ना कि मैंने X2 नहीं लिखा है, ये दूसरा कुछ भी। ओके, वन इनकमिंग ब्रांच एंड वन आउटगोइंग ब्रांच होगी तब भी आप ऐसा कर सकते हो। क्लियर? ओके, तो मल्टीप्लीकेशन हो गया, एडिशन हो गया, ट्रांसमिशन भी हो गया। अब बहुत ही बढ़िया चीज, बहुत ही बढ़िया चीज। अब देखो मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। ओके, नाउ सी, we have discussed about the addition, transmission and multiplication, but suppose if I give you this type of circuit, suppose if I give you this type of circuit beta, then are you able to solve this circuit? Okay, अब इसका ट्रांसफर फंक्शन आप फाइंड कर सकते हो कि नहीं? कैन यू फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ फॉर दिस सर्किट? ट्रांसफर फंक्शन दूसरा कुछ भी नहीं है यार, मैंने आपको शॉर्टकट दे रखी थी कि Z1 इंटू Z2, याद कीजिए ये शॉर्टकट, Z1 इंटू Z2 बाई Z1 Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 ना, प्लस Z2 Z3 Z4, ये शॉर्टकट दे रखी थी। ओके, अब चलो, अब है कोई जो इसमें टाइम वेस्ट करना चाहेगा? आप कर सकते हो, इसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हो, क्योंकि इसके लिए भी मैंने आपको शॉर्टकट दे रखी है। मैंने आपको बोला भी था, हिंट भी दे रखी थी कि आपको अगर इसको ये ट्रांसफर फंक्शन को निकालना है ना, व्हाई इट इज हैपनिंग एक्चुअली ना। ओके, तो अगर आपको इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना है ना, तो मैंने आपको बोला था कि वैसे ही ये शॉर्टकट है, बट आप एक्चुअल में ये जो इक्वेशन है ना वो सोल्व करके निकाल सकते हो ना। बट सोल्व ना करना हो तो मैंने क्या बोला था कि शॉर्टकट का आप यूज कर लेना ना। अदरवाइज मैंने बोला था कि ये शॉर्टकट जो है वो ऐसा नहीं कि चलो वो ऐसे ऐसे करके शॉर्टकट आ गई, वो डिराइव्ड फॉर्मूला है, दूसरा कुछ भी नहीं है ना। ओके, तो यहाँ पर बोल रहा है सिद्धार्थ भाई पॉसिबल तो है बट सर टाइम कंज्यूमिंग है। हाँ, बस वही दिक्कत आ रही है यहाँ पर, तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। बट एसी सर्किट गेट में आ गई तो क्या करेंगे सर? एसी सर्किट गेट में आ गई तो क्या करेंगे, उसका ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालेंगे? और गेट वाले तो ये भी पूछ लेते कि ये सर्किट को एसएफजी में कन्वर्ट करके दो, ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। तो वो सीखना है हमको, तो वो हमको सीखना है, दूसरा कुछ भी नहीं। तो इसके लिए ये रही अपने पास सर्किट, है ना, सीरीज वन। मतलब समझ लो यहाँ पर सीरीज है, मैं कोई कंपोनेंट कनेक्ट करके रखा है, यहाँ पर संट है, यहाँ पर सीरीज है, संट सीरीज मतलब संट वाले एलिमेंट को मैं संट वन संट टू संट ऐसा नाम दे रहा हूँ। सीरीज में सीरीज वन सीरीज टू सीरीज थ्री ऐसा नाम दे रहा हूँ, दूसरा कुछ भी नहीं है। अगर इस सर्किट को मतलब देख लो, आप कंपेयर कर लो, मैंने अभी जो सर्किट दी है वो शायद एसी होगी, है ना, एसी होगी। तो इसको अगर आप कंपेयर कर लो, तो यहाँ पर एसएलजी में अगर कन्वर्ट करना है तो सर मुझे क्या करना पड़ेगा? बेटा आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बढ़िया शॉर्टकट है हमारे पास। यहाँ पर वन बाई सीरीज वन लिख दो, यहाँ पर माइनस वन बाई सीरीज वन लिख दो, संट वन माइनस संट वन सीरीज वन बाई सीरीज माइनस वन बाई सीरीज टू। अगर ये आपको प्रोसेस समझ में आ गई कि सर हमको ऐसे ऐसे करके एसएफजी बना देना है, तो बात खत्म हो गई। इससे आसान चीज और क्या हो सकती है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। नाउ the signal flow graph is there for this circuit in front of you. If anybody asks to you to find the transfer function for this circuit, then first convert it into the SFG, and then you will be able to solve the transfer function by using the Mason's gain formula. Nothing else, nothing else. समझ में आया? अब कोई पूछेगा कि सर ये आपने सर्किट को एसएफजी में कैसे कन्वर्ट कर दिया, और आप कैसे बोल सकते हो वन बाई सीरीज वन माइनस वन बाई सीरीज वन संट वन माइनस संट वन, वो कैसे बोल सकते हो?
उसके लिए कुछ भी नहीं, जैसे मैंने ये बोला था कि आप सिर्फ आपको सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसके लिए मैंने बोला था ना आपको कि यहाँ पर केसीएल केवीएल लगा के फॉर्मूला अप्लाई करो, सर्किट को सोल्व करो तो आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना था हमको, तो इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करना हमको। मतलब सिंपली मैं आपको करके दिखा दूंगा इसका तो, बट ये क्या हो गया कि सिंपली आप अप्लाई कर रहे हो कि I1 फाइंड कर लो, तो I1 कैसे फाइंड कर सकते हो, VA माइनस V1 बाई ये Z बोल दूं तो Z, है ना, VA माइनस V1 बाई Z इजिकल टू I1। वैसे ही V1 इजिकल टू I1 माइनस I2 इंटू ये Z1 बोल रहा हूँ, तो V1 इजिकल टू क्या, I1 माइनस I2 इंटू Z1, ऐसा फॉर्मूला लगा कर ये सिग्नल फ्लो ग्राफ निकाल सकते हो। बट अभी आपको क्या केयर करना है कि सर ये तो चलो हम लोग किसी भी तरीके से याद रह रहा है, सर आसान है, इतना भी टफ नहीं है, तो याद तो कर पा रहे हो, बट एक चीज की आपको केयर करनी होगी। क्या सर, देखते हैं। देखो यहाँ पर वी आई इनपुट से स्टार्ट किया, आउटपुट में वीओ आ रहा है सर, वहां पर एंड कर दिया। अब 1/सीरीज 1 लिखा, बट सर यहाँ पर नोड जो है ना वो I1 आ रहा है, बाद में जो नोड है ना, देखो अब सीक्वेंस देखो, वो V1 आ रहा है, I2 है तो ये I2 है, बाद में V2 आ रहा है तो मैंने ये नोट लिया है, बाद में I3 आ रहा है तो ये नोट लिया, VO था तो ये नोट लिया। ऐसे सीक्वेंस में आपको नोट्स को रिप्रेजेंट करना है, VI I1 V1 I2 V2 I3 VO, ऐसे सीक्वेंस। अगर आपके पास ये प्रॉपर सीक्वेंस नहीं होगी, then you have to solve it by formula only, then you have to solve it by the formula only, you getting my point? मतलब क्या सर कि यही, अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि इस सर्किट का ट्रांसफर फंक्शन निकालो, तो यही एसएफजी, यही सीक्वेंस होनी चाहिए नोट्स की कि वी आई वन V1 I2 V2 I3 VO, यही सीक्वेंस होनी चाहिए, तब भी जाके आप लोग ये सोल्व कर सकते हो। बट एक क्वेश्चन ऐसा भी था कि उसमें उन लोगों ने जानबूझ के, उसको पता था कि सब लोगों को पता चल रहा है, तो जानबूझ के उन्होंने थोड़ा सा हट के क्वेश्चन दिया था, तो वो भी हो जाएगा। पर तब क्या मैंने बोला आपको, तब फॉर्मूला अप्लाई करके आपको जाना होता है ना। ओके, अब देखो एक सर्किट है, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ, इसका मुझे एसएफजी ड्रॉ करना है, क्लियर। तो R1 R2 R3 R4 R5 R6, और यहाँ पर जो भी है मतलब कुछ भी नहीं है, है ना, कुछ भी नहीं है। और वैसे भी अगर वीओ के लिए यहाँ पर R7 होगा तो भी करंट तो वहां से फ्लो होने वाला नहीं, तो वो हमारे लिए कुछ काम का नहीं होगा। ओके चलो सर, ये सर्किट है, तो मैंने क्या बोला, पहले से नोट की सीक्वेंस एक बार फिक्स कर दो, वी आई I1 V1 I2 V2 I3 VO, आंसर कर दी नोट की सीक्वेंस। अब यहाँ पर पहले से स्टार्ट कीजिए, 1/सीरीज 1 लिखा, और यहाँ पर जो फीडबैक आ रहा है वो -1/सीरीज 1 कर दिया। ऊपर संट, सिर्फ संट, वो 1/, नहीं होगा, सिर्फ संट होगा, माइनस संट 1/सीरीज 2, मतलब यहाँ पर R3 है तो 1/R3 -1/R3 संट माइनस संट 1/R5 -1/R5 संट, दूसरा कुछ भी नहीं, बात खत्म हो। ये एसएफजी में आपने रिप्रेजेंट कर दिया इस सर्किट को। अगर यहाँ पर समझ लो कि कैपेसिटर होता है, इस आर की जगह पे कैपेसिटर होगा, यहाँ पर समझ लो R1 की जगह पर कैपेसिटर होगा, कुछ भी हो सकता है, बट आपको इसको कंसीडर किस तरीके से करना है मालूम है, यहाँ पर Z1 Z2 Z3 Z4 है ना, Z5, आपको Z कंसीडर करना है ना, Z कंसीडर करना है। तो अगर समझ लो यहाँ पर कैपेसिटर होगा तो वो 1/CS होता है उसका, तो वापिस से उसको आप 1/CS करोगे तो वो CS आ जाएगा। उसका भी एक एग्जांपल है मेरे पास, आपको दिखा दूंगा ना, दूसरी कोई दिक्कत नहीं है, बट Z1 आप कंसीडर कीजिएगा। ऑल क्लियर आया ना, ड्रॉ, ओके समझ में आया, ओके डन, थैंक यू थैंक यू। ड्रॉ द एसएफजी फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। भाई मैंने बोला था कि अगर आपके पास इक्वेशन है तो आप एसएफजी ड्रॉ कर सकते हो, अगर आपके पास एसएफजी है तो इक्वेशन के थ्रू एसएफजी को सोल्व कर सकते हो, दूसरा कुछ भी नहीं। तो भाई ये समझ लो, x2 x3 x4 x5 ये सब मेरे पास इक्वेशन है ना हर एक नोड के, तो ये इक्वेशन है, उसपे से वो लोग आपको बोलेंगे कि भाई ये मुझे एसएफजी ड्रॉ करके दो। तो पहले तो आपके पास इक्वेशन है कि x1 + 3 x3 हो रहा है, तो पहले तो जितने नोड्स है ना उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दो। आपको कितने नोट्स दिखाई दे रहे हैं, नंबर ऑफ नोट्स, x1 x2 x3 एक है x4 एक है x5, तो यहाँ पर पहला रिप्रेजेंट कर दो, x1 x2 x3 x4 x5,
ऐसा रिप्रेजेंट कर दिया? हाँ सर कर दिया। अब x2 इज इक्वल टू x1 प्लस 3x3, तो x2 इज इक्वल टू x1 मतलब यहाँ पर गेन 1 होगा, x1 प्लस 3x3, तो यहाँ पर x3 है तो यहाँ से फीडबैक आ रहा होगा, मतलब इनकमिंग ब्रांचेस का ही तो एडिशन कर रहे हैं सर, दूसरा कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर x3 में से एक सिग्नल आपको लेके गेन 3 रखना होगा और x2 में देना होगा। आंसर हो गया। अब x3 का इक्वेशन है, x3 में क्या है x2, तो यहाँ से आया, बाद में x3 तो वो सेल्फ लूप हो गया, प्लस x4 तो मतलब x4 में से फीडबैक आ रहा है यहाँ पर। ओके सर ये भी हो गया। अब x5, तो x5 के लिए क्या है, x5 के लिए क्या है, सॉरी x4 का था ना अभी। ओके x4 2x2 प्लस x3, तो x4 यहाँ पर x2 में से आ रहा है 2x2, ओके तो 2x2 प्लस x3 प्लस x3। अब x5 इज इक्वल टू x4, नथिंग, x5 इज इक्वल टू, ये नोड इक्वेशंस थे, उसके ऊपर से मैंने एसएफजी ड्रॉ कैसे करना है वो आपको समझाया है ना, क्योंकि यहाँ इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते, ऐसा क्वेश्चंस भी है कि भाई चलो ये नोडल इक्वेशन है, आप उसका मुझे ट्रांसफर फंक्शन फाइंड निकाल के करके दो, फाइंड करके दो, तो आप उस टाइम आप इतना एबल नहीं होंगे कि भाई यहाँ पर ये इस इक्वेशन को इसके साथ रिलेट करूँ, इसको इंडिपेंडेंट कर दूं, इसको डिपेंडेंट कर दूं और बाद में x5/x1 निकालूं, नहीं। उस टाइम आपको सिंपली क्या करना है, एक बार एसएफजी बना लो, एक बार एसएफजी बन गया, मेसन्स गेन फॉर्मूला एक बार अप्लाई कर दो, डायरेक्टली the answer will be there in your hand. I hope you got it, है ना। तो ये आसान चीज है, मैंने बोला ना कि एसएफजी ब्लॉक डायग्राम आसान चीज है, और पूरा कंट्रोल सिस्टम अगर आप बोलो तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैंने आपको पहले भी बोला कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ सब चीजों का कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए, है ना, और बाद में प्रैक्टिस हो जाएगा। नाउ सी भाई, नोडल इक्वेशन मतलब नोड इक्वेशन अगर आपके पास है तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। हाँ सर, थोड़ी देर पहले आपने सर ये सिखाया कि अगर ऐसी कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट आपके पास आ गई एंड किसी ने आपको पूछ लिया कि इसका ट्रांसफर फंक्शन मुझे ला के दो, तो मैंने बोला कि आपको एसएफजी में कन्वर्ट करना होगा और बाद में मेसन्स गेन फॉर्मूला अप्लाई करके ट्रांसफर फंक्शन निकाल के आ जाओ, बात खत्म हो गई। तो अब वो पढ़ते हैं कि चलो कैसे हम लोग सर्किट को एसएफजी में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, वो पढ़ते हैं। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, this is your first question, just convert this circuit into the SFG, come on। तो सर आपने बोला था एक पहले सीक्वेंस बना लो नोड की, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ I1 V, हाँ सर कर दिया। अब यहाँ से मैंने बोला था कि 1/सीरीज 1 लिखना है, ओके, यहाँ से ऐसा ही था ना, ऐसा ही था, बाद में यहाँ पर -1/सीरीज लिखना है ना, एंड यहाँ पर संट लिखना है, दूसरा कुछ भी नहीं, संट है ना, एलएस संट मतलब ये पूरा का पूरा एस डोमेन में होने वाला है, तो ये एलएस मतलब मैंने बोला था कि इसको Z1 कंसीडर कीजिए, इसको Z2 कंसीडर कीजिए, तो बात खत्म हो गई। ये आपने क्या कर दिया, एसएफजी में कन्वर्ट कर दिया, ये क्या हुआ, एसएफजी में कन्वर्ट हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो अब मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर आप सिर्फ याद रख लीजिए कि एसएफजी में ऐसे कन्वर्ट होता है, पर मैंने बोला भी था कि वो प्रूफ भी हो सकता है, आप सिंपली इक्वेशंस लगा के देख लो केसीएल केवीएल, तो आपका आंसर आ जाएगा, आपको यही एसएफजी मिलेगा। तो वो यहाँ पर करके रखा है, वो यहाँ पर करके रखा है, देखिए यही सेम 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 सिग्नल फ्लो ग्राफ है ना, वही सेम आंसर है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए आपको ये नोड हो गया, ये नोड हो गया आपका I1 is equal to what actually, because over here the I1 is there, then you can say that I1 is flowing through this path, yes or no। तो I1 का मुझे एक इक्वेशन चाहिए, तो I1 is equal to what, Vi minus Vo by R लिख सकता हूँ कि नहीं, Vi minus Vo by R, तो I1 is equal to Vi by R minus Vo by R, I1 is equal to Vi by R minus Vo by R, हाँ सर लिख सकते हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो वही किया मैंने, I1 is equal to, ये भी एक नोड था तो Vi तो था ही, तो 1/R यहाँ पर गेन दे दिया, यहाँ पर Vo तो था ही, -1/R गेन दे दिया, Vo is equal to, दूसरा नोड Vo is equal to LS into I1, LS into I1 मिल गया। इज इट ओके?
बट अगर आपको ये फॉर्मूलाज और ये सब कुछ करके नहीं जाना, तो अगर आपको सिंपली याद है कि सर ने बोला था 1/सीरीज 1 -1/सीरीज 1 शंट 1 माइनस शंट 1 1/सीरीज 2 माइनस 1/सीरीज 2, तो directly you can convert the electrical circuit into the SFT, nothing. But over here we are able to convert this electrical circuit into the SFT by using the formulas. But if one very complex circuit will be there, then at that time we can't because वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा. अब ये सर्किट आई आपके सामने, इसको एसएफजी में कन्वर्ट करके दो, इसको एसएफजी में कन्वर्ट करके दो. What you have to do, then you have to identify the nodes first. You have to identify the nodes first. तो पहला ये VI, के बाद I1, के बाद में V1, के बाद में I2, के बाद में VO. क्लियर? यहाँ पर सर आपने बोला 1/सीरीज 1 ना, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं. ओके, बाद में यहाँ पर -1/R1. अभी मैं यहाँ पर x लिख रहा हूँ, यहाँ पर y लिख रहा हूँ, यहाँ पर z लिख रहा हूँ, यहाँ पर a लिख रहा हूँ. मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, x y z एंड यहाँ पर a. x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी? What will be the value of x over here? डबल x की वैल्यू पूछ रहा हूँ बेटा. यस, वेरी गुड ग्रंथिनी, वेरी गुड आसिफ, हर्षा, नवीन, वेरी गुड. नाउ सी, यहाँ पर एक्चुअल में बोला था ना कि शंट 1 होना चाहिए, तो ये शंट आपका हो गया. तो यहाँ पर दूसरा कुछ भी नहीं, दूसरा कुछ भी नहीं. एलएस मैंने आपको बोला था कि जेड कंसीडर करो आप, है ना, जेड कंसीडर करो. एलएस हो गया. वाई की वैल्यू क्या होगी? -LS. अब जेड की वैल्यू चाहिए मुझे, जेड, है ना, जेड की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पर सीरीज वाला कंपोनेंट आएगा ना, सीरीज वाला. यहाँ पर सर आपने बोला था, मैं जेड को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. सर आपने बोला था यहाँ पर 1/सीरीज जो है वो यहाँ पर 2 है ना, सीरीज सेकंड सीरीज कंपोनेंट. ओके, तो 1/CS होता है ना. मैंने आपको बोला था जेड कंसीडर कीजिए, तो यहाँ पर CS आना चाहिए, यहाँ पर CS, यहाँ पर -CS, यहाँ पर -CS. अब कन्वर्ट करना आ गया सर सीरीज में, इसकी बड़ी बात नहीं थी. अगर आपको चाहिए कि I1, देखो I1 यहाँ से फ्लो होगा ना, I1 इज इक्वल टू VI माइनस ये है V1, मतलब V1 एक वोल्टेज एज्यूम कर लिया कि वहाँ पर V1 होगा, VI माइनस V1 बाय R1. बाद में अगर मुझे V1 चाहिए, V1 तो I1 माइनस I2 इंटू LS. बाद में अगर मुझे I2 चाहिए, I2 तो V1 माइनस VO बाई 1/CS, बाई 1/CS, तो मतलब V1 माइनस VO और इंटू CS आ जाएगा ना, इंटू CS. यहाँ पर R2 आएगा, डबल यहाँ पर R2. ओके, एंड VO चाहिए अपने को, तो VO का इक्वेशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. VO इज इक्वल टू I2, है ना. तो अब देखो आपके पास, मैंने बोला था ना हर एक चीज का दूसरा कुछ भी नहीं, जो आपने नोट बना कर रखे उसके लिए इक्वेशन फाइंड कीजिए. तो ये VI के लिए तो कुछ नहीं करूंगा, बट यहाँ पर इसका इक्वेशन मैं कहाँ से लाऊंगा ना. तो I1 का इक्वेशन यहाँ पर लाया, VI माइनस V1 बाय R1. तो देखो यही हो रहा है ना कि V1 बाय R1 माइनस V1, VI बाय R1 माइनस V1 बाय R1. V1 के लिए I1 माइनस I2 इंटू LS, तो V1 के लिए I1 इंटू LS माइनस I2 इंटू LS, नथिंग एल्स. ये प्रूव हो गया. मैंने आपको बोला था कि ये आप निकाल सकते हो, या आपका जो कॉम्प्लेक्स सर्किट है उसका एसएफजी आप निकाल सकते हो. आपको मालूम है कि एसएफजी कैसे कन्वर्ट करना है, आपके पास ट्रिक है. बट एट दैट टाइम इफ यू विल कन्वर्ट द
electrical circuit into the SFG by solving the formulas है ना, by using the KCL KVL formulas, then it will be very time consuming for you people. It is better to remember these things. चलिए अब सोल्व करते हैं ना, सोल्व कर लेते हैं क्वेश्चन। आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। अब एक ही चीज बाकी है कि सर अगर ब्लॉक डायग्राम ऐसे जाएगा तो ठीक बात है, हम लोग कर लेंगे सर। बट अगर समझ लो कि सर ब्लॉक डायग्राम आया तो सर कैसे करेंगे, वो भी आपने नहीं सिखाया। वो डायरेक्टली क्वेश्चन में पढ़ लेंगे ना, डायरेक्टली क्वेश्चन में देखेंगे। चलिए स्टार्ट कर देते हैं अपना, है ना। चल बॉडी ये है आपके साथ, थोड़ा सा एक जो गेट का क्वेश्चन था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी अभी जो पढ़ा है हम लोगों ने, तो गेट का क्वेश्चन था, तो देख लेते वो। हाँ सर दिखा दो, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, पता चल जाएगा कि हाँ सर कुछ पढ़ा वही काम में आ गया। भाई मुझे ही नहीं दिखाई दे रहा, ऐसा क्यों हो रहा है भाई। ओके, so this is the question number 22. The electrical network and its equivalent SFG is given below. The values of x and y are respectively, the values of x and y are respectively। तो सर ये इलेक्ट्रिकल सर्किट थी, आपने बोला कि पहले नोड को आइडेंटिफाई कर दो, V1 है या तो जो Vi है जो भी है, बाद में I, बाद में V हो। हाँ सर वही बोला था आपने, नोड को आइडेंटिफाई कर दिया, बाद में 1/सीरीज 1 -1/सीरीज 1 और यहाँ पर शंट आएगा। तो y क्या होगा, y 1/-1/सीरीज 1। हाँ सर तो वो लिख दिया। अब x की बारी थी तो सर वो शंट 1 होना चाहिए, तो 1/CS, 1/CS एंड -1/R, सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। देखते ही हो गया ये क्वेश्चन विद इन 10 सेकंड। Within 10 seconds, if you are knowing about this concept that how to convert the electrical circuit into the SFG, then within 10 seconds you will be able to give the answer, है ना। तो यहाँ से 10 सेकंड में आपने आंसर दे दिया, तो जो फिक्स टाइम होता है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए वो बच गया इतना टाइम, तो वो आप कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, ये कर लिया, ये हो गया। अब और एक मजेदार क्वेश्चन, और एक मजेदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। An electrical system and its signal flow graph representation are shown in figure A and figure B। मतलब ये फिगर A है, उसका SFG वो यहाँ पर है। The values of G2 and H respectively are, G2 की वैल्यू and H की वैल्यू चाहिए। पहले आप SFG देखिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट को देखिए, SFG को देखिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट को देखिए, SFG को देखिए। हर एक नोड है SFG में अवेलेबल, हर एक नोड है SFG में अवेलेबल, हाँ या ना। नहीं है सर, एक हर एक नोड अवेलेबल नहीं है, वो कैसे, अब देखते हैं ना। देखते यहाँ पर एक्चुअल में V1 होगा ना, यहाँ पर VO होगा, VO होगा, है ना। तो सर आपने बोला था कि नोड को आइडेंटिफाई कर लो, VI, I1, V1, I2, VO। हाँ सर बोला था। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 नोट्स आ रहे, यहाँ पर 4 नोट्स आ रहे, कभी कभी मैं बोल, तो ये एक दिक्कत वाली बात है, ये एक दिक्कत वाली बात है। तो मतलब जो शॉर्टकट आपके पास थी, ये करके आप निकल जा रहे थे, तो वो अभी नहीं अप्लाई कर सकता। ओके, अब मैंने बोला था कि जब आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि हर एक नोट्स अवेलेबल नहीं है SFG, हर एक नोट्स अवेलेबल नहीं है SFG के पास, तो आप फॉर्मूलाज अप्लाई कर दीजिए, फॉर्मूलाज को अप्लाई कर दीजिए। अब देखो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूलाज अप्लाई करने जा रहे हैं। हमको एक्चुअल में चाहिए I1 I2 और मतलब क्या चाहिए, G2 and H। यहाँ पर देखो मैं फर्स्ट लूप है उसमें मैं
फॉर्मूला को अप्लाई कर रहा हूँ, वी आई इज इक्वल टू Z1I1 प्लस Z3, ये Z3 है, I1 माइनस I2। वी आई इज इक्वल टू Z1I1 प्लस Z3 इंटू I1 माइनस I2। ओके, अब दूसरा जो एक मतलब यहाँ पर लिख ही देता हूँ, Z1 प्लस Z3 I1 माइनस Z3 I2। ओके, अब यहाँ पर से I1 का क्या फॉर्मूला निकल के आ रहा है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रेड से। यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, I1 इज इक्वल टू वी आई इंटू G1 प्लस I2H आयन, वी आई इंटू G1 प्लस I2H। तो यहाँ से मैं I1 को ऑब्जेक्ट बना लूंगा। ओके सर, वो कर सकते हो आप, क्योंकि जुगाड़ करके हमको तो क्या निकलवाना है एक्चुअल में कि I1 का फॉर्मूला चाहिए, प्लस Z3 I2 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z3 इंटू I1। सर अभी भी यहाँ पर सिंपल I1 ही है, अकेला I1 ही है, यहाँ पर Z1 प्लस Z3 नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, Z1 प्लस Z3 प्लस Z3 बाय Z1 प्लस Z3 I2 इज इक्वल टू I1। अब इस फॉर्मूला को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर दीजिए, ये समझ लो फॉर्मूला नंबर 1 है, ये समझ लो फॉर्मूला नंबर 2 है। तो 1 और 2 को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर लीजिए जल्दी से, क्या आएगा आंसर, एच का क्या आएगा, एच का तो मिल ही जाएगा ना, एच का आंसर तो मिल ही जाएगा। एच का आंसर क्या आएगा, Z3 बाई Z1 प्लस Z3। तो जैसे आपको एक वेरिएबल का आंसर मिला ना, तब ऑलवेज ऑप्शन में जाके चेक करिए कि Z3 बाई Z1 प्लस Z3 एच का आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर रिस्पेक्टिवली पूछा, मतलब G2 का पहले आंसर होगा, यहाँ पर एच का बाद में होगा। तो Z3 मतलब एच का आपको आंसर मिला Z3 बाई Z1 प्लस Z3, तो ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट ही हो गए। तो सर आपने क्यों बोला कि ऑप्शन में जाके देखो एबीसीडी में, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस में ऐसा हो सकता है और ऐसा हुआ है कि भाई चारों के चारों ऑप्शन अलग अलग है। तो अगर आपको एज का आंसर मिल गया और समझ लो यहाँ पर कुछ माइनस होता समझ लो, तो आप डायरेक्टली आंसर दे सकते थे ना कि सर सी इज द आंसर, आर यू गेटिंग माय मोड। तो ऐसा करके आप अपना टाइम सेव कर सकते हो, है ना, स्मार्ट वर्क है ना, स्मार्ट वर्क मतलब आप कर सकते हो। ऐसा हो चुका है, कई बार हुआ है, कई बार मैंने शायद आपको कल बोला था, चाहे कल लास्ट क्वेश्चन था 1/11 या ऐसा कुछ क्वेश्चन था, 1/11 माइनस सॉरी 1/6 माइनस 1/6 ई रेज़ टू माइनस 11 टी वाला कुछ क्वेश्चन था, एक लास्ट क्वेश्चन था गेट का। मैंने आपको बोला था कि ये सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। By looking at the option, if you are able to give the answer, then why are you solving? Okay, 6/11 वाला था ना, तो मैंने बोला था आपको, यहाँ पर मैंने आपको एक कंक्लूजन दिया था, एक ऑब्जर्वेशन दिया था कि ये जो ई रेस टू माइनस वाला पार्ट होता है ना, एक्सपोनेंशियल टर्म होता है ना, जो एक्सपोनेंशियल टर्म वहां पर जो ये ऊपर होता है ना, वो सिस्टम के पोल को रिप्रेजेंट करता है। और ये तो ओपन लूप सिस्टम थी, तो इसको आप क्लोज लूप करोगे तो क्या आएगा, इसको आप क्लोज लूप करोगे तो क्या आएगा, 6/s+11। तो 11 जो होगा वो यहाँ पर रिप्रेजेंट होना चाहिए, मतलब माइनस माइनस 11 ना, तभी जाके अगर यहाँ पर -11 है तभी जाके 1/s+11 होगा ना। तो ये रिप्रेजेंट कर दिया तो बात खत्म। देखो यहाँ पर ऑप्शन में ही देखा मैंने 5/5 है ऊपर, -5 -5 -5, तो ये मुझे सोल्व भी नहीं करना हुआ। ये तो हम तो सिर्फ कंसेप्ट को अच्छी तरह से देखने के लिए सोल्व कर रहे थे, और आप लोगों ने किया भी होगा कि आप लोगों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ मेरा आंसर आ रहा है, पक्का आंसर आ रहा है ना। बट सी आई थिंक ना, दिस इज द गेट क्वेश्चन, दिस इज द गेट क्वेश्चन हियर। यस, गेट क्वेश्चन है। बाय लुकिंग एट द ऑप्शन ओनली यू विल बी एबल टू गिव द आंसर। बट उन लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर -5 -5 -5 तीन ऑप्शन में क्यों रखा है, क्योंकि भाई यहाँ पर उन लोगों ने पूछा है कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ये है, और पूछा है ऑलरेडी क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के बारे में। तो उसको ऐसा लगा कि चलो अगर कोई होगा कि फीडबैक है वो तो भी वो ओपन लूप को कंसिडर करके निकल जाएगा। बट यहाँ पर तो हमको क्लोज लूप चाहिए ना, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक दे रखा है, फीडबैक अगर दे रखा है तो क्लोज लूप का ही आपको फाइंड करना है। तो इसीलिए 3 ऑप्शन में दे के रखा है उन लोगों ने। अगर आप सोल्व करोगे ना सिर्फ ओपन लूप लेके, तो आपका आंसर होगा एबीसी में से। बट ओनली व्हाट यू हैव टू डू, that you have to consider it as an means you have to derive the closed loop transfer function, then you have to solve it। and solve करने की भी जरूरत नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ऐसे होंगे आपके सामने कि आपको सिर्फ एक आंसर आ गया तो कंपेयर करके देख लीजिए कि भाई ये अगर कोई ऑप्शन नेगलेक्ट हो रहा है तो कर दीजिए।
नंबर ऑफ टाइम्स ऐसा होगा कि एक आंसर ही आपका जो आया होगा वो कंफर्म हो जाएगा, बाकी के दिन नेग्लेक्ट हो जाएंगे, डायरेक्टली आप आंसर देने के मतलब कम टाइम में आंसर देने के काबिल हो जाओगे, है ना। ओके, यहाँ पर सर ये तो मिल गया एच इज इक्वल टू Z3/Z1 + Z3। अब क्या पूछा है, G2 पूछा है, G2 G2 पूछा है। तो सर G2 के लिए यहाँ पर देखना होगा ना, G2 के लिए Z3 Z2 एंड Z4 है ना, Z3 Z2 एंड Z4 है। सेकंड लूप में मैं इक्वेशन लगा रहा हूँ, दूसरा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। Z3 I2 minus I1 plus Z2 I2 plus Z4 I2 is equal to 0. So you can say Z3 plus Z2 plus Z यहाँ पर I2 होगा ना, Z4 I2 is equal to Z3 I1। आपको सर चाहिए I2 in terms of I1 ना, I2 in terms of I1 because see I2 is equal to G into I1, I2 is equal to G into I1। So what you will get, I2 is equal to Z3 by Z1 plus Z2 plus Z3 into I1। So what is this? If you compare the formulas, what is this? This is your G2 beta. This is your G2. Suppose this is your formula number 3 and suppose this is your formula number 4. Just compare this formula number 3 and 4. You'll get the G2 value as Z3 by Z1 plus Z2 plus Z3. So this is the correct answer. I hope you got it. बट ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन। और एक बार मेरी ओर से होमवर्क में ट्राई करके देख लेना कि ये आप एसएफजी बना के देख लेना और बाद में ट्राई कीजिएगा कुछ हो रहा है कि नहीं। सिर्फ होमवर्क में एनालिसिस आपका थोड़ा सा होगा, दूसरा कुछ नहीं है ना। एक बार एसएफजी बना के देख लीजिएगा, मैंने आपको सोल्व करके दे दिया है। इज इट ओके? डन एवरीवन, है ना। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था ना, थोड़ा सा ट्रिकी भी था, तो देख के आंसर मत लगा देना, एक बार देखो आराम से कंसेप्ट को लगाओ कि सर ने ये बोला था, अगर ये है हाँ है तो ही जाके वो डायरेक्टली करो। अदरवाइज यू कैन सोल्व द मींस यू कैन गिव द आंसर, यू कैन सोल्व द क्वेश्चन बाय यूजिंग द फॉर्मूलास, बाय सोल्विंग द फॉर्मूलास, नथिंग एल्स। आई होप यू गॉट इट। थैंक यू। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ी सी स्पीड है ना, आप थोड़ी सी स्पीड कर, ऐसा नहीं कि चलो आराम से करेंगे, ऐसा नहीं ना। देखो नंबर ऑफ कंसेप्ट्स आर देयर। ओके चलो अब स्टार्ट करता हूँ कहाँ से कि एसएफजी स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मैं आपको ब्लॉक डायग्राम में लेके जाऊंगा ना। तो चलो ये हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर ही सोल्व कर दो, यहाँ पर ही सोल्व कर दो। नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स एंड लूप्स आर, देखो ये ईएससी गेट क्वेश्चन है बेटा, ईएससी और गेट क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स एंड लूप, देखो उन्होंने ऐसा पूछा कि नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स एंड लूप, तो आपको जो पहला आंसर होगा वो फॉरवर्ड पाथ के लिए होना चाहिए, दूसरा आंसर वो लूप के लिए होना चाहिए ना। ओके अब देखते हैं ना, तो फॉरवर्ड पाथ मतलब क्या कि एक्स टू वाई की ओर जाना है ना। फॉरवर्ड पाथ मतलब क्या, एक्स टू वाई की ओर जाना है। तो ये हो गया फर्स्ट। देखो ए, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, ए के एम जी आया ना, ए के एम जी फर्स्ट, बाद में यहाँ से ही आ रहा हूँ मैं, डायरेक्शन देख रहा हूँ एरो को, दूसरा कुछ नहीं कर रहा हूँ ना। ये यहाँ से तो जा नहीं सकता क्योंकि एरो की डायरेक्शन सामने आ रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो यहाँ से तो निकल गया था एक बार। ये दूसरा, ये दूसरा हो गया, दूसरा फॉरवर्ड पाथ, दूसरा फॉरवर्ड पाथ देखिए ये ए मतलब के ए के एल एफ जी, ये दूसरा फॉरवर्ड पाथ। हाँ सर, तीसरा, अब बस यहाँ से तो खत्म हो गया, ये तो मैंने यूज कर लिया। अब ये एरो को देख रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तो जा नहीं सकता, वापिस जाने का कोई फायदा नहीं है, तो यहाँ से यहाँ करके निकल जाऊंगा ए के, तो ए एच एफ जी, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ, ये फोर्थ, ये फोर्थ।
देखा आपको, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर। अगर कोई बंदा ऐसा है कि सर एक एक ये भी तो बन रहा है, एक ये भी तो बन रहा है, देखो ये ऐसा, तो ये फॉरवर्ड बात नहीं, ये यहाँ से निकल जाओ, तो ये भी फॉरवर्ड बात नहीं, क्योंकि एक बार यहाँ से आप आ गए, बाद में यहाँ से जाओ या यहाँ से जाओ, एक बार आपने छू लिया तो बात खत्म होगी, एटीट्यूड नहीं है उनके पास, मैं बोल रहा हूँ। क्लियर। तो 4 फॉरवर्ड पाथ है, तो अभी ए भी नेगलेक्ट हो जाएंगे ना, और सी और डी पे हमारा ध्यान है अभी। अब नंबर ऑफ लूप्स, नंबर ऑफ लूप्स, एक तो ये सब दिख रही है सेल्फ लूप, इसको सेल्फ लूप बोलते हैं ना, एक ही नोड पे वहीं पर ही स्टार्ट हो रही, वहीं पर भी खत्म, है ना, दूसरे कोई नोड को टच ही नहीं कर रही, तो ये सेल्फ लूप हो गया। तो ये फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, देखो यहाँ पर दिखाई दे रही है थर्ड, और ये फोर्थ, ये फोर्थ, तो 4 लूप्स है, 5 का ऑप्शन ही नहीं है, तो 5 का क्या देखना, डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। बट बट यहाँ पर मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि सिग्नल फ्लो ग्राफ को सोल्व करना बहुत ही आसान है, बट उतना ही मुश्किल है कि टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ लूप्स एंड टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स, दिस इज द टफ थिंग एक्चुअली, that how to identify the loops and forward paths. Clear. Question number 15. They have asked to you about the C by R. उनको क्या देखना है कि सर आपने बोला था कि यही फॉर्मूला लगाना, मेसन्स गेन फॉर्मूला, हाँ सर आपने बोला था मेसन्स गेन फॉर्मूला लगाना है, वो C by R देगा। यहाँ पर मुझे देखना है P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा, यही देखना है ना हमको, दूसरा तो कुछ नहीं। और यहाँ पर समझ लो तीसरा भी होगा P3 डेल्टा 3, वो भी लिख लो। अब बेटर है कि आप यहाँ से पहले देख लो कि हाउ मेनी फॉरवर्ड पाथ्स आर देयर, हाउ मेनी फॉरवर्ड पाथ्स आर देयर, जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई। तो भाई एक तो ये हो गया, मैं रेड से उसको इंडिकेट करके दिखा देता हूँ, एक तो ये है ना, सीधा चले जाओ सर, ओके। दूसरा, दूसरा ये सर, यहाँ से ऐसे निकल जाओ, दूसरा ये। अब तीसरा सर एक ये भी है, वापिस से ऐसा करके चले जाओ, नहीं ये नहीं हो सकता है ना, ये नहीं हो सकता, क्यों, वापिस से छुआ उसने, वापिस से फॉरवर्ड पाथ को छुआ है ना। अगर कोई बोलेगा सर ये भी हो सकता है, नहीं ये भी नहीं। क्लियर। तो 2 फॉरवर्ड पाथ्स आर देयर। क्लियर। तो मैं इसको वापिस से रब कर देता हूँ, फॉरवर्ड पाथ आपको दिखाई दे रहा है इसलिए, दूसरा कुछ नहीं। P1 इक्वल टू क्या मिलेगा, 3 into 2 6, 6 into 4 24। सर P2 क्या मिला 5। ओके। अब देखो, अब डेल्टा, अब लूप्स को डिफाइन कर देते हैं ना, तो ये एक लूप हो गई, आंसर हो गई, ये सेकंड लूप हो गई, आंसर हो गई। अब इसको कोई लूप नहीं बोलेगा, प्लीज इसको कोई लूप नहीं बोलेगा कि सर यहाँ से निकली, यहाँ से आई, यहाँ पे छुआ वापिस, नहीं, ऐसा नहीं, इट इज नॉट अ लूप, इट इज नॉट अ लूप। क्लियर। बाद में ये थर्ड, थर्ड और चौथी लूप, सर यहाँ से, सर यहाँ से ये जा रही है, ये सा ऐसा करके यहाँ पर, तो 4 नंबर ऑफ लूप्स आर देयर बेटा। P3 डेल्टा 3 कैसा आएगा, नहीं वो मैंने सिर्फ आपको बोला केली कि अगर हो तो वहां पर लिखना होगा, अगर यहाँ पर सिर्फ 2 ही फॉरवर्ड पाथ है तो यहाँ पर P3 निकाल दो, मैं सिर्फ जनरलाइज बोल रहा था आपको कि अगर वहां पर हो तो लिख दो थर्ड फॉरवर्ड पाथ हो तो। इज इट ओके। तो यहाँ पर अभी मैं लिख रहा हूँ L1, L1 के लिए -2, L2 के लिए -3, L3 के लिए -4 एंड L4 के लिए 5 माइनस एंड -5, नथिंग एल्स है ना, -5। ओके। अब दूसरी बात ये कि कोई नॉन टचिंग लूप है आपको दिखी किसी को, जिसका आंसर आ गया उसको तो दिखी होगी, कुछ ना कुछ होगी। तो यहाँ पर L1 L3 L1 L3, तो -2 इंटू -4 मतलब 8, -2 मतलब ये दोनों नॉन टचिंग हुई ना, देखो ये नॉन टचिंग, ये भी नॉन टचिंग, ये हुई ना दोनों।
नॉन टचिंग हुई तो L1 इंटू L3 मतलब -2 इंटू -4 मतलब 8। ओके हाँ सर आपने बोला। बस अब तो डेल्टा मिल जाएगा सर। 4 लूप थी, नॉन टचिंग लूप थी, और देखो ये तो लूप है बड़ी वाली, वो तो सबको टच कर रही है सर, वो तो सबको टच कर रही है, तो वो तो हमारे लिए कुछ नॉन टचिंग में कुछ यूज होने वाली है नहीं। ओके सर डन। अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, C/R यही लिखना है। दो फॉरवर्ड पाथ है, P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2 एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा। तो यहाँ पर यहाँ पर P1 कितना मिला सर 24 डेल्टा 1। अब देखो डेल्टा 1 फाइंड करने की बारी आई, तो देखो मैंने ये जो और अब देखो आपको वो डेल्टा मतलब डेल्टा का ही इक्वेशन लगाना है, बट तो अब देखो ये फॉरवर्ड पाथ गया यहाँ से यहाँ, है ना। तो आपको कोई ऐसी एक भी लूप दिखाई दे रही है कि जो इस फॉरवर्ड पाथ को टच ना कर रही हो? नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड। तो वो 1 हो गया। मतलब डेल्टा 1, डेल्टा का इक्वेशन क्या होता है एक्चुअली में आपको मालूम है? डेल्टा का इक्वेशन क्या था? 1 माइनस सिंगल नॉन टचिंग सिंगल लूप प्लस 2 नॉन टचिंग माइनस 3 नॉन टचिंग, है ना। तो ये पर कुछ भी नहीं है, तो ये 0, 1 माइनस 0 मतलब 1। क्लियर? 1 माइनस 0 मतलब 1। ओके सर। अब P2 देख लीजिए सर, P2 5 मिला। अब उसमें डेल्टा 2, अगर देखो ये फॉरवर्ड पाथ में कंसीडर करूं, मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसको रब हो जाए मेरे भाई। हाँ, अब ये दूसरा फॉरवर्ड पाथ देखा मैंने, इसमें कोई ऐसी एक भी लूप है कि जो आपको दिखाई दे कि सर ये टच नहीं कर रही, ये टच नहीं कर रही है कोई ऐसी लूप? एक ये लूप थी, एक ये लूप थी, एक ये लूप थी और एक ये वाली लूप। तो ये लूप है जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ हमने नामकरण कर रखा है ना, तो ये जो लूप है सेकंड लूप, देखो वो टच नहीं कर रही, तो इसके लिए हमको डेल्टा बनाना पड़ेगा। तो सर डेल्टा का इक्वेशन तो वही है, 1 माइनस सिंगल लूप, तो सिंगल लूप मतलब -3, -3, और बस एक ही लूप है तो वो एक ही आएगा। अगर टू नॉन टचिंग है तो वो भी लेनी पड़ेगी, फिर वो भी लेनी पड़ेगी, मतलब सेम डेल्टा का इक्वेशन बनेगा ऐसा, डिवाइडेड बाय 1। अब माइनस करके L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L1 L3। क्लियर? तो ये हो गया 24 प्लस 3 प्लस 1 4, 5 इंटू 4 20, ये हो गया 1, ये 5 4 9 9 3 12 12 14 प्लस 14 प्लस 8, यहाँ पर 24 प्लस 20 44 15 प्लस 8 23 तो ए इज द करेक्ट आंसर। सर थोड़ी सी देर लगी इसको सोल्व करने में, मतलब आपको नहीं लगी थी, आपने 1 मिनट में दिया, कई बच्चों ने 1 मिनट में आंसर दिया। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके जा रहा हूँ, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि भाई पहली बार देख रहे सिग्नल फ्लो ग्राफ को, तो उसके लिए 2 या 3 क्वेश्चन में ऐसा करना पड़ेगा कि भाई पहले से मैं आपको लेके चलूँ, तो मतलब ये फॉरवर्ड पाथ बोला, ये डेल्टा 1 कैसे फाइंड किया, ये डेल्टा कैसे फाइंड किया, टू नॉन टचिंग लूप कहाँ से लाई, सिंगल लूप कहाँ से लाई, थ्री नॉन टचिंग लूप कहाँ से आई, है ना। ये सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर रहा था, इसीलिए दे रहा कि scoring subject and giving you the guarantee that in your branch, particularly for your branch, you will get the control system for 8 to 11 marks in the GATE examination। 8 से 11 मार्क का उसका वेटेज होता है यार। और स्कोरिंग सब्जेक्ट में बोल रहा हूँ कि अगर 10 मार्क का आया ना कंट्रोल सिस्टम, को आपको कम से कम 8 या 9 मार्क देके चला जाएगा, अगर आपके पास कंसेप्ट है तो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो स्कोरिंग सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होना चाहिए, और होगा यहाँ पर जो हो रहा है वो मिस्टेक होने दो, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। यहाँ पर जो मिस्टेक हो रही है होने दो, मैं जानबूझ के आपको मैं घड़ी सामने ला के दे रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे भी आपके सामने घड़ी होगी बेटा, और घड़ी जब होती है ना और काउंट डाउन होता है ना, उसमें काउंट डाउन नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब 3 घंटा था अभी 2 हुआ, बाद में आधा घंटा, तब प्रेशर बनता है बेटा, तब प्रेशर बनता है। अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन था सिग्नल फ्लो ग्राफ में, देखा हम लोगों ने कि कैसे सोल्व किया, मतलब फर्स्ट में कई सारे क्वेश्चन सोल्व करके रखे, बट देखते आगे आगे होता है क्या। नाउ the next question from the signal flow graph, just try to solve this question. You have to find the C/R.
ओके ओके। तो अब देखो, मतलब यहाँ पर उन लोगों ने क्या पूछा, सी बाय आर, तो मतलब ये इनपुट है, ये आउटपुट है, यहाँ से यहाँ तक जाना है हमको। तो सर फॉरवर्ड पाथ तो एक ही मिला, और सर इतना सा ही, हाँ भाई वो पॉसिबल है, इतना सा फॉरवर्ड पाथ भी पॉसिबल है, ये सी यहाँ पर भी पॉसिबल है, यहाँ पर भी पॉसिबल है, यहाँ पर भी, जहाँ कहीं पर भी दे आपको फाइंड आउट करना है, सिर्फ कंसेप्ट अप्लाई करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, दूसरा कुछ भी नहीं। तो फॉरवर्ड पाथ एक मिला, मैंने P1 इज इक्वल टू 1 लिख दिया। अब सर डेल्टा 1 की बारी, आपने बोला था कुछ कि वो फॉरवर्ड पाथ देख लो, उसको कोई लूप टच ना करे तो वो भी देख लो। तो ये एक फॉरवर्ड पाथ है, उसको कौन सी कितनी लूप है पहले वो देख लो, एक, बाद में ये दो, बाद में ये पूरी की पूरी बड़ी वाली है ना 3। तो 1 2 3 है, उसमें से ये सर फॉरवर्ड पाथ है ना, उसमें ये फर्स्ट वाली तो टच कर रही है, बट ये सेकंड वाली नहीं कर रही है। तो मैंने बोला ना उसके लिए एक डेल्टा वाला सेम इक्वेशन बना दो, second and third loop is not touching actually to this forward path, then you have to make the delta equation for this forward path. So ये 1 था, P1 is equal to 1 था, अब ये डेल्टा 1 मतलब ये दोनों लूप को लेकर आप डेल्टा वाला इक्वेशन बना दो। तो 1 + 24 इंटू एस रेस टू माइनस 1 + 3 एस रेस टू माइनस 1। सर आपने तो बोला था 1 माइनस सिंगल वन टचिंग लूप, तो ये माइनस था ना, ये माइनस था, -24 एस रेस टू माइनस 1 था, आगे माइनस होने वाला है तो मैंने प्लस लिख दिया, दूसरा कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सिंप्लीफाई करके लिख दिया। क्लियर। बाद में ये दोनों टचिंग लूप एक दूसरे के, तो दो नॉन टचिंग लूप की बात नहीं आएगी डेल्टा 1 में, है ना। ओके सर, अब डेल्टा 1 माइनस आएगा, 1 माइनस सिंगल नॉन टच सिंगल लूप की बात आएगी, बट यहाँ पर नेगेटिव 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 मैंने देखा तो मैं अपना प्लस 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 ले रहा हूँ, दूसरा कुछ भी नहीं है, नहीं आए। बाद में दो नॉन टचिंग लूप का कंसेप्ट डेल्टा में आएगा, देखो ये फर्स्ट एंड सेकंड कहाँ पर एक दूसरे को टच कर रही है, कहाँ पर, कहीं पर भी नहीं। तो वहां पर मुझे लेना होगा क्या, -2 एस रेस टू माइनस 1 इंटू -4 एस रेस टू माइनस 1, बट वापिस से वो प्लस होगा ना। देखो कैसे, मैं क्या बोल रहा हूँ एक्चुअल में, डेल्टा इक्वेशन सर ये होगा 1 माइनस सिंगल लूप प्लस समेशन ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप, है ना, माइनस समेशन ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप। क्लियर। तो यहाँ पर नेगेटिव था तो मैं प्लस 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 करता चला गया, अब यहाँ पर तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख दिया, और यहाँ तक यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो 6 एस रेस टू माइनस 2 सोल्व किया। अब सोल्व किया मतलब दूसरा कुछ भी नहीं, एडिशन वगैरह था तो कर लिया, बाद में एलसीएम लेना तो आपको आता ही है, वो तो बच्चों का खेल हो गया आपके लिए, है ना। इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल सोल्व कर रहे हो, गेट क्वेश्चन था बेटा, ईएससी क्वेश्चन, ये आप सोल्व कर रहे हो विद इन 1 मिनट यू आर सोल्विंग इट, so it is very very good। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, उसने पूछा C/R E/R पूछा है, उसने क्या पूछा C/R E/R, तो पहले हम लोग C/R ट्राई करते हैं, C/R ट्राई करते हैं। तब देखो ब्लॉक डायग्राम में इधर से उधर, मतलब पहले आप इसको सोल्व कर दो, बाद में आप इसको सोल्व कर दो, मतलब पूरा एक इक्वेशन यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा, बाद में नेगेटिव फीडबैक के साथ G/1 + GH वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। बट अगर आप उसको SFG के साथ कंपेयर करो, SFG के साथ कंपेयर करो, देखो मेरे साथ बने रहना यहाँ पर, देखो अगर मुझे R से C पे जाना है तो कितने फॉरवर्ड पाथ है, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए ना, ओके फीडबैक, ओके यहाँ पर कितने फॉरवर्ड पाथ है, सर एक ही है। सर यहाँ से भी तो जा सकते हैं, नहीं पुलिस खड़ी है वहां पर, 1 वे है। क्लियर सर, यहाँ से नहीं, पुलिस खड़ी है ना। सो यहाँ पर देखिए, अब ये एक फॉरवर्ड पाथ है, नाउ P1 डेल्टा 1 बाय डेल्टा 1 वाला सेम फॉर्मूला, तो G1 G2 G3 G1 G2 G3 डेल्टा 1, मतलब देखो ये फॉरवर्ड पाथ देख लो, यहाँ पर कोई भी एक ऐसी लूप, कोई भी ऐसी लूप आपको नहीं दिखाई देगी कि जो इसको टच ना कर रही हो। अब लूप को सर कैसे डिफाइन करे, ये देख लो लूप को कैसे डिफाइन करना है आपको, देखो लूप को कैसे डिफाइन करे, ये देखो लूप हो गई ना, क्योंकि if we are converting the block diagram into SFG, then just take the summing point and take off point as a node, nothing else, you just take the summing point and take off point as a node, nothing else। तो ये नोड हो जाएगा आपके लिए, ये नोड हो जाएगा, ये नोड हो जाएगा, ये नोड हो जाएगा, ये सब नोड्स है आपके लिए। क्लियर। तो ये एक लूप हो गई, हाँ सर। अब सर दूसरी लूप, ये भी एक लूप हो गई, ये भी एक लूप हो गई, ये भी एक लूप हो गई, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो सर अभी अभी एक तीसरी लूप भी है, देखो आराम से, G1 G2 G3 हो गया। अब डायरेक्टली 1 1 वो नॉन टच सिंगल लूप वाला फॉर्मूला, सिंगल लूप है, हाँ है सर, यहाँ पर नेगेटिव
यहाँ पर नेगेटिव G2H2 है ना, ये है G2H2, ये पॉजिटिव साइन है इसलिए ना। तो फॉरवर्ड पाथ मैंने आपको दिखा है, ये फॉरवर्ड पाथ है ना, G1 G2 G3, दूसरा कोई फॉरवर्ड पाथ ही नहीं है यहाँ पर। अब लूप के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन की, ये भी लूप है, ये भी लूप है और एक ये भी लूप है। अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो, है ना। अगर आपको बनाना है तो भी ये आपका आर हो गया। मैंने बोला समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट को आप नोट बनाते चलो, ये x1 हो गया, ये एक समिंग पॉइंट, ये कवर कर लिया। अब दूसरा समिंग पॉइंट, ये x2 बोल दूंगा। बाद में ये तीसरा टेक ऑफ पॉइंट है ना, यहाँ से देखो टेक ऑफ पॉइंट जा रहा है ना, तो ये x3 बोल दिया। यहाँ पर वापिस एक समिंग पॉइंट x4 बोल दिया, यहाँ पर वापिस एक लास्ट में आउटपुट। क्लियर ना, यही है। अब यहाँ से जा रहा है मतलब R टू x1, देन x1 टू x2 के बीच में क्या जुड़ा रखा है, G1, देन x2, ये हो गया हमारा x1 x2 और ये है x3, ये है x4, है ना। तो गलती ना हो इसलिए मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ, एक बार शो कर देता हूँ कि ये किसको, इसको ब्लॉक डायग्राम को SFG में कैसे कन्वर्ट करना है ना। देन x2 टू x3, ओके ये x2 है हमारा, x2 टू x3 G2, then x3 to x4, nothing means 1, nothing is there, then 1, then x4 to x5, x4 to x5 G3, x3 और x4 का अलग नहीं लेंगे तो भी चलेगा ना, नहीं। I will tell you why not, I will tell you। यहाँ पर x4 में आ रहा है वापस से -h3। अब देखो यहाँ पर नेगेटिव साइन थी ना, तो इसलिए यहाँ पर -h3 लिखना होता है। अब x2 में जा रहा है x3 से, x2 में जा रहा है x3 से, ऐसे जा रहा है, यहाँ पर h2, यहाँ पर h2। अब देखो आप सिर्फ बोल रहे हो कि किसने पूछा, सिद्धार्थ, आपने ऐसा बोला कि सर x3 और x4 को मैं मतलब अलग नहीं लेंगे तो चलेगा, ऐसा लिखा है। बट देखो आप x3 का फॉर्मूला देख लो, आप x3 का फॉर्मूला देख लो और x4 का फॉर्मूला देख लो। x4 का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, देन इट इज x3 माइनस x5 इंटू h3, x4 इज इक्वल टू x3 माइनस x5 इंटू h3। अगर ये सिर्फ x4 इज इक्वल टू x3 होता ना, तो मैं ना लिखता तो चलता, अरे वीडियो में बोल तो मैं चलो ना भी लिखता तो चलता। बट यहाँ पर तो ये दोनों का फॉर्मूला अलग अलग है बेटा, तो दोनों नोड एक नहीं है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। भले ही यहाँ पर इन बिटवीन गेन आपको 1 दिख रहा है, बट ये फीडबैक यहाँ पर आ रहा है, वो तो यहाँ पर ही आएगा ना, वो यहाँ पर थोड़ी ना जाएगा x3 में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कब हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं वो याद कीजिए। मैंने आपको बोला था अभी एक एग्जाम्पल के जरिए कि अगर x3 x4 और x5 है तो यहाँ पर ये फीडबैक समझ लो ना हो, और तो मैं इसको कर सकता हूँ कि एक ही इनकमिंग एक ही आउट गोइंग है तो, बट यहाँ पर फीडबैक है इसलिए, वरना अदरवाइज x4 ना लिखता तो चल जाता। ये हो गया सिग्नल फ्लो ग्राफ हमारा। बट इसमें कन्वर्ट करके उसके बाद अगर आप मैं बोलूंगा कि अगर आप सिग्नल फ्लो से सोल्व कर रहे हो, मतलब पहले ब्लॉक डायग्राम को एसएफजी में कन्वर्ट किया, उसके बाद आप सोल्व कर रहे हो, तो वो तो भाई उससे तो बेटर है कि आप डायरेक्टली ब्लॉक डायग्राम से सोल्व कर दो। हमको कुछ भी नहीं करना, ये तो भाई मैं आपको पहली बार है तो आपको शो कर रहा हूँ, अगर अदरवाइज ये नहीं करना है हमको। डायरेक्टली सी G1 G2 G3, हाँ सर G1 G2 G3, बाद में यहाँ पर 1 प्लस G3 H3, 1 प्लस G3 H3, देन यहाँ पर माइनस होगा ना, तो ये माइनस G2 H2, माइनस G2 H2। अब ये वापस से G1 G2 G3, मतलब ये नेगेटिव है, तो ये भी एक लूप है ना, तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव लिख दूंगा, G1 G2 G3। ओके, अब ये दोनों नॉन टचिंग लूप है, दोनों टू नॉन टचिंग लूप में उसका कंसिडरेशन किया जाएगा ना, टू नॉन टचिंग लूप। देखो हाँ सर कर लो, उसमें क्या है, तो माइनस G3 H3 G2 H2, within one step you will be able to give the answer. Are you getting my point? अब देखो आंसर को मैच कीजिए, आंसर को मैच कीजिए, यहाँ से आंसर है अपने पास कौन सा है, 18। और ये ब्लॉक डायग्राम को एसएफजी से सोल्व करने में बहुत ही मजा आएगा। बस 2 या 3 क्वेश्चंस और चाहिए हमको, दूसरा कुछ नहीं, 2 या 3 क्वेश्चंस और चाहिए हमको सोल्व करने के लिए।
ओके, अब उसमें इन लोगों ने ये भी पूछा था ना, सी बाई आर मिल गया तो ई बाई आर भी पूछा उन लोगों ने ना, यहाँ पर वो मैं शायद आपको शो नहीं किया है ना। सी बाई आर, ये तो सी बाई आर है मेरे भाई, तो मुझे ई बाई आर चाहिए। मुझे तो क्या चाहिए, ई बाई आर। तो देखो दो तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। एक तो आपके पास सी बाई आर का मतलब कुछ ना कुछ ट्रांसफर फंक्शन है। उन लोगों ने पूछा है ई बाई आर चाहिए, उन लोगों ने पूछा है ई बाई आर चाहिए। तो देखो मेरे हिसाब से आप ये भी कर सकते हो, दोनों में से आप ये कर लो। मतलब आपके पास ये ट्रांसफर फंक्शन है ना, ये ट्रांसफर फंक्शन है ना, तो वन माइनस में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड कर रहा हूँ, तो दोनों एक ही चीज हुई ना। तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा आर माइनस सी डिवाइडेड बाई सी, आर माइनस सी डिवाइडेड बाई सॉरी आर, एंड यहाँ पर वन माइनस टी एफ तो है ही मेरे पास। तो यहाँ पर जो आर माइनस सी है ना, उसको मैं बोलूँगा एरर। आर माइनस सी है ना, उसको मैं बोलूँगा एरर। तो ये वन माइनस टी एफ आपको करना है, मतलब ये जो आपको मिला, ये जो आपको पूरा का पूरा जो ट्रांसफर फंक्शन मिला उसको वन माइनस कर दो, तो आपका आंसर मिल जाएगा। मतलब एलसीएम वगैरह लेके सिंप्लीफाई करके निकल जाओ। दूसरा तरीका ये शो कर रहा हूँ वापिस से आपको, इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर पेस्ट। ओके, अब ई बाई आर निकलना है ना आपको। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ई मतलब आउटपुट हो गया अब आपका, आर मतलब इनपुट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाओ इजीली, यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाओ। हाँ सर आ गए। अब तो ई बाई आर, तो मतलब ये तो फॉरवर्ड पाथ हो गया सर। हाँ फॉरवर्ड पाथ हो गया यहाँ तक, ई तक। अब वो डेल्टा वन वाला लिख लो, डेल्टा वन वाला। तो ये एक लूप, ये एक लूप, बाद में ये दूसरी, और ये दोनों की दोनों नॉन टचिंग हो जाएगी, हाँ या ना, दोनों की दोनों नॉन टचिंग। तो मतलब अब तो ये वन है तो उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, डेल्टा वन वाला डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। तो G2H2 प्लस G3H3 एंड माइनस G2H2 G3H3 डिवाइडेड वाई, जो फॉर्मूला है डेल्टा। डेल्टा तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा ना, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डेल्टा तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा। देखो डेल्टा मतलब क्या, ये वन माइनस ये लूप, ये लूप, ये बड़ी वाली लूप और दोनों टचिंग लूप, तो डेल्टा तो सेम ही रहेगा, वो लिख नहीं रहा हूँ है ना। समझ में आया ई बाई आर वाला कंसेप्ट? अगर आपके पास सी बाई आर है, अगर आपके पास सी बाई आर है तो डायरेक्टली वो वन माइनस करके ट्रांसफर फंक्शन जो आपको मिला, ये बड़ा वाला मिला था ना सी बाई आर वाला, वो वन माइनस कर दो, क्योंकि यहाँ पर भी वन माइनस करोगे तो आपको ई बाई आर मिलेगा एक्चुअली। तो वन माइनस कर दो, वो भी एक कंसेप्ट है। और ये ई बाई आर वाला कि डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, यहाँ से यहाँ तक आ जाओ और ई बाई आर निकल के चले जाओ। समझ में आया? आंसर मैच होना चाहिए आपका। Okay, just try to solve this question. Just try to solve this question. Now there is no need. Now there is no need to convert this block diagram into SFG. Please, no. Okay, no. Directly what you have to do. See, they have asked you about y of s by r of s. Okay, y of s by r of s. अब देखो यहाँ से मैं फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ मुझे मिल गया, यहाँ से मुझे यहाँ तक जाना है, तो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ मिल गया, आंसर मिल गया। अब दूसरा कोई अगर ये बोलेगा तो ये फॉरवर्ड पाथ नहीं है, क्योंकि इसका यहाँ पर वन वे है ना, वन वे। यहाँ पर, यहाँ तो सर आ ही नहीं सकते नीचे, क्योंकि यहाँ पर भी वन वे। तो एक ही फॉरवर्ड पाथ है, आंसर एक ही फॉरवर्ड पाथ है। अब लूप की बारी, फॉरवर्ड पाथ एक ही। अब लूप लूप देख लेते हैं, लूप कितनी है सर। ये लूप बन सकती है? नहीं, ये लूप नहीं बन सकती, कभी भी ये लूप नहीं बन सकती। क्यों सर? क्योंकि देखो यहाँ पर वापिस से वन में आ गया, यहाँ पर डायरेक्शन देखो एरो की, तो वो नहीं हो सकता। ओके सर, अब देखो ये आपका बन सकता है लूप, ये आपका लूप बन सकता है, हाँ या ना? कोई ना नहीं बोल सकता, ये आपका लूप बन सकता है। बाद में ये भी लूप बन सकता है सर, ये भी लूप बन सकता है। तो लूप मिल गया, फॉरवर्ड पाथ आपके सामने, वो भी लूप आप जान रहे हो कि कोई फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रही है या कर रही है, तो डायरेक्टली आप मेसन्स गेन फॉर्मूला अप्लाई कर दो प्लीज। वो मत सोचो कि मैं पहले भाई ब्लॉक डायग्राम को एसएफजी में कन्वर्ट करके बाद में ही करूंगा, नहीं, ये स्मार्ट वर्क नहीं हुआ बेटा। यहाँ पर देखो वाई ऑफ एस बाय आर ऑफ एस चाहिए हमको, वाई ऑफ एस बाय आर ऑफ एस चाहिए। देन ये मेरा फॉरवर्ड पाथ था वन बाय एस प्लस वन, वन बाय एस प्लस वन। यहाँ पर अब लूप आएगी, तो जो कि है माइनस वन बाय एस प्लस वन, ये एक लूप है ना, और ये प्लस हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव
ओके, नेगेटिव नेगेटिव वापस से नेगेटिव होगी। अब देखो मैं आपको पूरी तरीके से वो सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ, अदरवाइज कंफ्यूजन आ जाएगा है ना। अब ये लूप मैं कंसीडर कर रहा हूँ, देखो ये 1/s+1 वाली, तो 1/s+1 ओके, ये नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव था, तो पॉजिटिव हो गया ना, दूसरा कुछ भी नहीं। ओके, अब यहाँ पर ये लूप आप देखिए वो नेगेटिव आएगी, 1/s+1 यहाँ पर पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव है, तो ये साइन आपको लेनी होगी और हर बार आपको ये साइन लेनी है आपके साथ। ओके, दो नॉन टचिंग लूप का कोई है ही नहीं, तो 1/s+1 is your answer B. Are you getting the answer? Means see, there is no need to convert this block diagram into SFG. No need. Okay, there is no need to convert the block diagram into SFG. अब देखिए, अब ब्लॉक डायग्राम टू एसएफजी आपको समझ में आ रहा है ना, अब आपको समझ में आ रहा है कि हाँ सर अब हो सकता है। अब इन सम नंबर 26 ओके, इंडिविजुअल सिंगल लूप्स कैसे बनी वो आपको देखना है ना नवीन। देखो ये फर्स्ट लूप आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, यहाँ पर देखिए है ना, ये आइडेंटिफाई हो गई, हाँ सर हो गई। अब दूसरी चीज ये कि अगर आपको ये भी एक ऐसा क्लोज पाथ ही दिखाई दे रहा है ना, ये भी आपको क्लोज पाथ ही दिखाई दे रहा है, कौन सा, अभी इसको मैं रब कर रहा हूँ इसको, तो ये आपकी क्लोज मतलब लूप नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ एरो मीन्स द डायरेक्शन ऑफ बोथ द एरोज आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, है ना, अपोजिट डायरेक्शन, तो ये नहीं हुई। बट इसको तो मैं बना सकता हूँ, इसको तो मैं बना सकता हूँ, आया ना। अब देखिए डन, ओके ओके, इस तरीके से दो लूप हुई आती है ना, इस तरीके से धीरे धीरे आप आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली स्टार्टिंग में, क्योंकि ये अभी स्टार्टिंग है। और ब्लॉक डायग्राम को एसएफजी से डायरेक्टली सोल्व करना विदाउट कन्वर्टिंग इनटू द एसएफजी, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क है, बट ऐसा भी नहीं है कि आप कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे ना। और अगर आपको ये 3 या 4 सम्स के मतलब प्रैक्टिस के बाद आपको समझ में आया, तो बहुत ही बढ़िया बात है बेटा, बहुत ही बढ़िया बात। बिकॉज आपको जब सोल्व करना होगा ना गेट की एग्जाम में, तब कभी भी आप ब्लॉक डायग्राम को एसएफजी में कन्वर्ट नहीं करोगे। अगर आपने यहाँ पर प्रैक्टिस कर ली तो डायरेक्टली यू विल बी एबल टू गिव द आंसर। वाई ऑफ एस बाय आर ऑफ एस चाहिए हमको, भाई वाई ऑफ एस बाय आर ऑफ एस चाहिए, तो मैं एक तो यहाँ से ये फॉरवर्ड पाथ को कंसीडर कर लेता हूँ, ये फॉरवर्ड पाथ, ओके सर ये फॉरवर्ड पाथ है, यस सर, 1/s इंटू s+1 लिखा सर, ओके। अब इसको वापस से रब कर दूंगा, दूसरा फॉरवर्ड पाथ मुझे दिखाई दे रहा है, एक ये, तो देखो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ रही है, तो उसको कंसीडर करना होगा, ऐसा नहीं कि उसको नहीं कंसीडर करेंगे सर, है ना, उसको कंसीडर करना होगा। या तो आप ऐसे शो कर दो, या तो आप ऐसे शो कर दो आर सी, या तो आप ऐसे शो कर दो, और अगर आप सिग्नल फ्लो में उसको ले जा रहे हो, तो आप यहाँ पर तो कोई नेगेटिव आप शो कर सको ऐसा तो कोई चीज है नहीं, तो इसीलिए आपको -h लिखना होगा, है ना, इसीलिए आपको -h लिखना होगा यहाँ पर जी। क्लियर? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये जो साइन है ना उसको कंसीडर करना पड़ेगा, उसको कंसीडर करना पड़ेगा बेटा। अब लूप के लिए दोनों, पहले लूप मैंने एक बार देख ली कि लूप कौन सी है, चलो अब देखो लूप आपको शो कर देता हूँ कि एक तो ये लूप है ना, सब एग्री है, हाँ सर है, एक तो ये लूप है सर, दूसरी एक हमको ये भी दिखाई दे रही है सर। यहाँ पर आके कहाँ पर जाओगे, यहाँ पर आके कहाँ पर जाओगे, आप आ सकते हो इधर, नहीं, तो ये लूप नहीं है, इसको कंसीडर नहीं करना है। अब 1 प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन है, तो 1 प्लस हो जाएगा। देखो सिंप्लीफिकेशन आपको खुद से करना होगा, ऐसा तो नहीं कि सिंप्लीफिकेशन भी मैं कर दूं, है ना। तो 1 माइनस माइनस लूप होगी, क्योंकि ये इसका जो साइन आने वाला नेगेटिव आने वाला, तो माइनस माइनस मतलब प्लस कर दिया, दूसरा कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर 1 -s-1/s² + s+1, 1 विल बी कैंसल आउट, s² + s+1। देखो सिंप्लीफिकेशन खुद से करते हैं ना, सिंप्लीफिकेशन ऐसा नहीं कि कोई आके सिखा जाएगा हमको, सिंप्लीफिकेशन ऑलवेज हमको खुद से करना होता है।
चलिए अब आगे बढ़ता हूँ, ये भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही मजेदार, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है। गेट ESE, they asked that x is the input and y is the output, transfer function of the filter is, जो कुछ भी हो, फिल्टर हो या जो कुछ भी हो, सिस्टम हो, वो ये हो, बट हमको तो ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है। तो सर आपने बोला था फॉरवर्ड पाथ देख लो पहले बेटा, फॉरवर्ड पाथ, हाँ सर, -1/s मिला। अब उसके हिसाब से देखो फॉरवर्ड पाथ आप आइडेंटिफाई कर ही रहे हो, तो एक बार लूप भी आइडेंटिफाई कर लो ना। लूप 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 को देखो, ये यहाँ से यहाँ, हाँ या ना, हाँ सर लूप आइडेंटिफाई हो गया। ओके, अब दूसरा कोई लूप, दूसरा कोई लूप, सर एक ये, सर एक ये, दोनों एक ही चीज हुई ना, दोनों एक ही चीज हुई है ना, तो एक ही लूप। अब सर यहाँ से यहाँ तो आ नहीं सकता, तो ये तो एक ही लूप सर दिखाई दे रही है। ओके, एक ही लूप है और ये भी फॉरवर्ड पाथ को टच कर रही है, तो मतलब 1 लिख दूंगा। और दूसरा फॉरवर्ड पाथ है, हाँ सर है, दूसरा फॉरवर्ड पाथ देखो, दूसरा, बट उसको लूप तो टच कर ही रही है ना, लूप तो टच कर ही रही है, तो मतलब यहाँ पर भी 1 डिवाइडेड बाई 1। अब ये लूप का पूरा मुझे लूप गेन निकालना है, तो प्लस k/s लिख सकता हूँ, प्लस k/s लिख सकता हूँ। तो -1/s माइनस k बाई 1 प्लस k/s, तो -1 माइनस ks बाई s प्लस k, और ये आंसर ए आ गया ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 25। अब धीरे धीरे मैं होमवर्क में भी देने वाला हूँ है ना आपके लिए क्वेश्चंस। ओके चलो, वेरी वेरी ग्रेट क्वेश्चन। इफ द फीडबैक सिस्टम shown in the given figure, the noise component of output is given by, assume high loop gain at frequencies of interest। हाई लूप गेन है भाई, हाई लूप गेन, क्लियर। तो अब देखो उन्होंने क्या बोला, द मीन्स द नॉइस कंपोनेंट ऑफ आउटपुट इज गिवन बाय, नॉइस कंपोनेंट ऑफ आउटपुट इज गिवन बाय, मतलब देखो उसको चाहिए एक्चुअली में कि द आउटपुट जनरेटेड बाय द नॉइस, द आउटपुट जनरेटेड बाय द नॉइस, मतलब क्या चाहिए उसको एक्चुअल में, मैं आपको बोल रहा हूँ C/n, उसको चाहिए C/n। तो ये एक तरीके से सिग्नल फ्लो ग्राफ है। यहाँ पर एक इनपुट मतलब एक नॉइज आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, मतलब ये एक्चुअल इनपुट होगा, आपका रेफरेंस इनपुट है, आपको चाहिए C/s। तो मैंने आपको बोला था कि ब्लॉक डायग्राम या तो SFG जब भी आप वर्क कर रहे हो उसके साथ, उसमें आपको एक साथ 2 इनपुट, 3 इनपुट, 4 इनपुट दिखाई दिए, तो एक आउटपुट के साथ आप कोई भी एक इनपुट को रिलेट कीजिए, बाकी सब इनपुट को 0 एज्यूम कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पर n मुझे चाहिए, C/n चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, C/n चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं 0 एज्यूम कर लूंगा, है ना। एंड बाद में यू कैन गेट द आउटपुट एक्चुअली बाय द सुपरपोजिशन थ्योरम, बट राइट नाउ देयर इज नो नीड एक्चुअली, सो वी हैव टू कंसीडर द r इज इक्वल टू 0। ओके सर, अब r इज इक्वल टू 0 लिया। अब देखिए यहाँ पर आ जाइए, यहाँ से n में से c में जाना है, तो कितने फॉरवर्ड पाथ है आपके पास, n में से c में जाना है तो कितने फॉरवर्ड पाथ है, यहाँ से तो मैं जा नहीं सकता -h1 के थ्रू, तो एक ही फॉरवर्ड पाथ है, तो C/n चाहिए, तो -h2 इंटू जी, -h2 इंटू जी। ओके सर, और बाद में आप लूप देख लो, लूप देख लो, दूसरा कुछ भी नहीं है, ये लूप है सर, ये लूप है हमारे पास, दूसरा कुछ भी नहीं है, ये लूप है। -h2 इंटू जी डिवाइडेड बाय, अब डेल्टा फाइंड करना, दूसरा कुछ भी नहीं, डेल्टा फाइंड करके दो, डेल्टा फाइंड करके दो। देखो मेरी जैसी आदत मत डाल देना है ना, डायरेक्टली नेगेटिव पहले लिख दो, h1 h2 g। ओके, तो -h2g डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ये तो पॉजिटिव है ना, ओके ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, h1 h2 g, क्लियर। सो ये हो गया, हाँ सर ये हो गया, C/n मिला। अब उसको चाहिए आउटपुट, आउटपुट ड्यू टू द इनपुट मीन्स नॉइस, एक्चुअली नॉइस, तो हाँ सर ये हो सकता है, ये हो सकता है। ओके, अब उन्होंने यहाँ पर कमेंट में लिखा है, अब देखो ऐसा तो कोई आंसर आपको दिख ही नहीं रहा है ना, ऐसा तो कोई आपको आंसर दिख ही नहीं रहा, तो उन्होंने एक बोला कि एज्यूम हाई लूप गेन, एज्यूम हाई लूप गेन,
तो मतलब लूप गेन मतलब क्या कि ये जो आपको लूप है ना उसका गेन कितना है GH1 H2 और वो भी हाई है, वो भी हाई है मतलब इन्फिनिटी सोचो, इन्फिनिटी सोचो है ना। तो मतलब अगर इन्फिनिटी के सामने ये वन तो कुछ भी नहीं है, इन्फिनिटी के सामने ये वन तो कुछ भी नहीं है सर, तो मैं उसको नेग्लेक्ट कर दूंगा। अब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, H2 विल बी कैंसल आउट, G विल बी कैंसल आउट, सो एट द एंड यू विल गेट N by H1 which is your correct answer. I think B is your correct answer. Are you getting my point? है ना मजेदार क्वेश्चन, गेट का क्वेश्चन है बेटा। सिंपली आपको जो पता था वही फंडा आपने अप्लाई किया, मेसन्स गेन फॉर्मूला, फॉरवर्ड पाथ, लूप गेन, सब कुछ आपको पता था, अप्लाई कर दिया। लास्ट में उन लोगों ने ब्रैकेट में ऐसा इस लिख रखा है कि एज्यूम द हाई लूप गेन। तो हाई लूप गेन मतलब ये माइनस इन्फिनिटी प्लस वन करोगे तो माइनस इन्फिनिटी ही आएगा ना, तो मैंने माइनस इन्फिनिटी रखा था, बाद में नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर दिया, जो कैंसिल आउट हो रहा था कैंसिल आउट कर दिया, बाद में आंसर लिख दिया। अब वो भी हो गया। 26 27 में होमवर्क में दे रहा हूँ है ना, 27 होमवर्क। अब थोड़ा सा होमवर्क क्वेश्चन भी आएंगे, थोड़े से होमवर्क क्वेश्चन भी आएंगे। देखो ये गेट क्वेश्चन है, अपने हिसाब से देख के करना है, अगर ना हो पाए तो वापस से बोल देना, सोल्व करके दे दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही देख के, बहुत बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। ये होमवर्क में दे दूं 28। देखो सिंपली उस लोगों ने पूछा है, यहाँ पर मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, y/r पूछा है, तो यहाँ पर एक फॉरवर्ड पाथ ये, एक फॉरवर्ड पाथ ये है सर, उसके बाद मैं जस्ट वेट 1 मिनट, उसके बाद एक ये फॉरवर्ड पाथ मिल गया आपको, एक ये मिल रहा है आपको, अरे हाँ या ना रे, ये एक दूसरा फॉरवर्ड पाथ, बाद में देखो कहीं से भी मैच नहीं हो रहा है फॉरवर्ड पाथ वाला फंडा, है ना। कोई ऐसा मत बोल देना कि सर ये भी फॉरवर्ड पाथ है, ये भी फॉरवर्ड पाथ है, नहीं, ये वापस से टच हुआ तो नहीं, है ना। तो कितने फॉरवर्ड पाथ आपको मिल रहे हैं, 2 फॉरवर्ड पाथ। अब लूप की बारी, ये लूप है, हाँ सर है, एक ये लूप है, मैं आपको पता चलेगा कि आप एग्जैक्टली whether you are able to identify the loop or not। देखो मेरे भाई, मैंने बोला था कि it is very easy to get the answer from the signal flow graph by applying the formula of Mason's gain, but it is that much tough to identify that the number of loops and the forward path। तो देखो 2 फॉरवर्ड पाथ है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये देखो लूप, एक लूप, हाँ सर, ये दूसरी लूप, हाँ सर दिखाई दी। ऑलवेज एरो की डायरेक्शन के साथ आप चले जाओ, घूमने चले जाओ, आपको अपने आप पता चल जाएगा, आपको अपने आप पता चल जाएगा। यहाँ पर ये ऐसा होता है ना, जंपर होता है यहाँ पर, डन। ओके, तो ये होमवर्क में आने वाला है ना, होमवर्क में 28 एग्जाम्पल होमवर्क में लिख लो, 27 8। ओके, अब ये देख लो 29 करके दिखाओ, 29 वो यहाँ पर करना है हमको। चलिए मैं भी सोल्व कर रहा हूँ बिना बोले, है ना, आप भी ट्राई कीजिए। अब देख लीजिए यहाँ पर जिसका नहीं हुआ वो देखो, एक फॉरवर्ड पाथ है ये मैं रेड से आपको शो कर देता हूँ, ये फॉरवर्ड पाथ है, आंसर है। तो यहाँ पर देखिए लूप ये है, एक ये थी, एक ये थी, एक ये थी और एक ये, मतलब एक लूप आपको दिखाई दे रही है कि जो टच नहीं हो रही है, तो मैंने 1 + 0.5 लिख दिया, वो 1 माइनस 0.5 होता है, बट मैंने 1 + 0.5 लिख दिया डायरेक्टली। इतना आप समझने के काबिल हो ना, आप समझ सकते हो इतना तो। ओके सर, अब दूसरा फॉरवर्ड पाथ मुझे ये दिखा, है ना, 5 × 2 10, और इसमें कोई एक भी ऐसी लूप आपको दिख रही है कि जो ना ही टच हो रही है इसको, तो सर एक ये मुझे ऐसे दिख रहे है कि जो टच नहीं हो रही इसको,
तो 1 माइनस माइनस 3 तो 1 प्लस 3 हो जाएगा, तो मैंने डायरेक्टली 4 लिख दिया। ओके सर, अब है ना, लूप को भी आइडेंटिफाई कर लीजिए एक बार। आपको पहले फॉरवर्ड पाथ को आइडेंटिफाई करना है तो फॉरवर्ड पाथ को कर लीजिए, लूप को करना है तो लूप को कर दीजिए। और आसानी के लिए मैं बोलूँगा कि पहले लूप को कर दीजिए, क्योंकि बाद में फॉरवर्ड पाथ के साथ देखना भी होगा कि भाई ये लूप टच हो रही है कि नहीं, है ना। अब लूप्स को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, एक ये फर्स्ट वाली, एक ये सेकंड वाली। अब ये मत बोलना कि ये भी लूप है ना, फर्स्ट और फोर्थ को मिला के, फर्स्ट फोर्थ, बाद में ये देखो बड़ी वाली थर्ड, बाद में ये देखो आ रही है ना फोर्थ, और ये फिफ्थ। ऐसी 5 लूप है, ऐसी 5 लूप है। और देखो ये जो फॉरवर्ड पाथ था, एक ये फॉरवर्ड पाथ में ये टच नहीं हो रही थी, ये फॉरवर्ड पाथ में ये टच नहीं हो रही थी। ओके, तो वो दोनों लिख दिया, P1 डेल्टा 1 भी आएगा, P2 डेल्टा 2 भी आएगा। ओके सर, अब क्या बोले सर, अब सिंपली व्हाट यू हैव टू डू दैट, सिंगल लूप तो आपको पता है 5 है, तो वो तो हो गया। बट अभी देखो ये लूप और ये लूप एक दूसरे को टच नहीं करिए, बाद में ये लूप और ये लूप एक दूसरे को टच नहीं करिए, आएगा। बाद में ये एक बड़ी वाली लूप है, एक बड़ी वाली, और एक ये लूप, ये भी एक दूसरे को टच नहीं करिए। तो मतलब टोटल 3 कॉम्बिनेशन आएंगे 2 नॉन टचिंग लूप के। प्लीज, है ना, थोड़ा सा हटके था, थोड़ा सा क्वेश्चन हटके था। ऐसा नहीं कि चलो आंसर आ ही जाएगा, सिग्नल फ्लो ग्राफ आ रहा है तो। मैंने बोला ना कि सिर्फ दिक्कत यहाँ पर होगी कि कौन सी लूप टच कर रही है, कौन सी लूप है एक्चुअल में, और हमको नहीं दिखाई दे रही। चलिए, NAT टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दिस, NAT, है ना, देयर आर नो ऑप्शंस, NAT टाइप ऑफ क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर आपके सामने है ना, मैं भी सोल्व करूंगा, आपको भी करना है। C/R they have asked to you, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। NAT टाइप ऑफ क्वेश्चन, देखो मैं भी सोल्व कर रहा हूँ आपके साथ, सोल्व मेनली आपको करना है, तो मतलब मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ। ओके, उससे पहले इसमें टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। जिसका भी आंसर आ गया वो तो ठीक बात है, बट एक और भी एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो आपका टाइम वेस्ट ना हो यहाँ पर, है ना। 2 क्वेश्चन दे देता हूँ, साथ साथ सोल्व करेंगे। ओके, नाउ जस्ट ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, जस्ट वेट फॉर मिनट, क्वेश्चन नंबर 34, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही। क्वेश्चन नंबर 34 को आप कीजिए, क्वेश्चन नंबर 34, 0.92, है ना, मतलब ये NAT टाइप ऑफ क्वेश्चन था, तो यहाँ पर डेस्क होगा ना, तो 0.92 मतलब 13/14 जो भी आपका आंसर आ रहा है वो सही है ना। ओके, नाउ ओवर हियर फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट यू कैन डू बेटा, ओनली यू हैव टू आइडेंटिफाई द डेल्टा विदाउट यूजिंग द पेन एंड पेपर। यहाँ पर तो गेन है, आपको डायरेक्टली G1 H1 के साथ डील करना है, तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन एडिशन की कोई बात ही नहीं है, तो डायरेक्टली यू कैन एबल टू मीन्स यू आर एबल टू गिव द आंसर, है ना। तो यहाँ पर देखो लूप ही आइडेंटिफाई करना है, दूसरा तो कुछ है नहीं। डेल्टा में तो चाहिए क्या, डेल्टा के लिए लूप्स, है ना। तो चलो सर देख लेते हैं, एक ये लूप, एक ये लूप। ओके सर, गेट क्वेश्चन, ये सी क्वेश्चन बेटा, एक ये वाला। ओके, मतलब 2 लूप, एक ये वाला सर दिखाई दे रहा है, 3 लूप। बाद में सर एक ये वाला कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ से सर यहाँ पर नहीं बन रहा है, बट यहाँ पर तो बन रहा है, यहाँ पर तो जा रहा है, जाने दो ना भाई, एरो की डायरेक्शन के साथ आप निकल जाओ। तो सर ये लूप बन गया, देखो ये लूप बना, और एक 2, बाद में ये 3 4, और देखो ये सर यहाँ से आ रहा था, यहाँ पर जा रहा था, ऐसा। देखिए आप अपनी हिसाब से देख लेना, देखिए ये भी एक लूप है, और यहाँ से आके यहाँ से निकल जाओ तो भी एक लूप ही है। 5 लूप्स, 5 लूप्स आर देयर। था इंटरेस्टिंग, थोड़ा बहुत आया ना, इंटरेस्टिंग था ये वाला और ये वाला, है ना। ऐसा ही नहीं कि चलो देखते ही आंसर आ जाएगा, है ना।
ऐसा ही नहीं कि चलो देखते ही आंसर आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? था, दोनों मजेदार क्वेश्चन थे ना, कि ऐसा नहीं कि चलो एसएफजी आ गया, अब मेसन्स गेन फॉर्मूला आ गया तो भाई सब निकल मतलब मेसन्स गेन फॉर्मूला लगा के निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है ना। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन। अब ये भी होमवर्क में हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 38 आंसर देखो यहाँ पर ही सोल्व कर देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 इसमें लूप टच कर रही है, हाँ सर कर रही है। बाद में एक ये वाला सर, ये वाला हाँ सर, एक ये फॉरवर्ड पाथ लूप टच कर रही है, हाँ सर कर रही है। अब यही एक ही लूप दिखाई दे रही है, इसको लूप कंसीडर मत कर देना बेटा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ एरो यू टू चेक एग्जैक्टली। ओके, बाद में सर 1 माइनस डी एस, सॉरी ये बी है ना, बी बी एस रेस टू -1, तो सर एस माइनस है एस प्लस बी। ओके, यहाँ पर हाँ सॉरी, यहाँ पर मैं माइनस ले लिया था, यहाँ पर प्लस है ना, एस प्लस ए डिवाइडेड बाय एस प्लस बी। ओके, यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, सॉरी है ना, नेगेटिव नहीं है ना। अबे ये आंसर आएगा अबे। नाउ क्वेश्चन नंबर 42। अब देखो ये तो हो गया, तो ये होमवर्क, ये होमवर्क बहुत ही मजेदार क्वेश्चन हूँ, बोल रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। आप इजीली मतलब इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, बट आपको यहाँ से आपका जो आइडेंटिफाई कर रहे हो ना लूप को और फॉरवर्ड पाथ को, वो इम्प्रूव होगा। ये क्वेश्चन है 42, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 क्लियर। अब सेंसिटिव वाला अभी बाकी है पार्ट, तो अभी हम लोग करेंगे। अब देखिए 40 ये होमवर्क में दे दूंगा, ये होमवर्क में दे रहा हूँ। एसएफजी वाला कई सारे आई थिंक क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व कर रखे ना, एसएफजी वाले। क्वेश्चन नंबर 40 होमवर्क में, ये भी मजेदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44। ओके, अब डीसी गेन थोड़ा सा अभी बाद में जाके करेंगे, अब सेंसिटिविटी वाले पार्ट में आ जाते हैं। ओके, ये कर लो यहाँ पर ही, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 कर लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 48। अब देखो क्या बोल रहा है कि फिगर 1 एंड फिगर 2, फिगर 1 एंड फिगर 2 आर सेम एग्जैक्टली, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द फिगर 1 एंड फिगर 2 आर सेम, है ना, मतलब सी बाय आर जो भी रेशियो आपको मिलने वाला है वो सेम है। तो जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू पूछ रहा है बेटा, जी बाई एस प्लस 3 प्लस 1 आएगा, जी बाई एस प्लस 3 प्लस 1 आएगा। इसको मैं करूं एस प्लस 4 बाई एस प्लस 3, तो ये आना चाहिए इसका आंसर। तो जी प्लस एस प्लस 3 डिवाइडेड बाई एस प्लस 3, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूँ, है ना, तो ये दोनों सेम होना चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए। तो एस प्लस 3 सेम है सर, यहाँ पर एस प्लस 3 तो ऑलरेडी है ही, जी इज इक्वल टू अगर मैं 1 ले लूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। था ना मजेदार क्वेश्चन। कई सारे लोगों ने डायरेक्टली देख के ये बी बोल दिया कि सर ये तो बी है, इतना इजी क्वेश्चन हमको क्यों दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? था मजेदार, इजी बट मजेदार, है ना। क्वेश्चन नंबर 47। अब देखो नोडल एनालिसिस मतलब नोड इक्वेशंस पे से एसएफजी कैसे बनाना है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले मतलब जो स्टार्ट हुआ था तब मैंने आपको सिखाया है ना कि कैसे बनाना है। तो उसके बाद इजीली यू कैन गिव मी द आंसर ऑफ x5 बाई x1, तो वो होमवर्क में करना है ना। जितना आप खुद से करेंगे मिस्टेक करेंगे वही चीज आपको एग्जाम में काम आने वाली है, कि यहाँ पर ऐसी मिस्टेक हुई थी। देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने आपको दिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेटा, और एक से एक क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि चलो आ गया क्वेश्चन और निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको ट्रिक लगानी पड़ रही है, थोड़ा सोचना पड़ना है ना। ये क्वेश्चन आप कर दीजिए। इन द सिग्नल फ्लो ग्राफ shown below x2 is equal to tx1 where t is equal to what should be the value of t if x2 is equal to tx1, है ना, if x2 is equal to tx1 then what should be the value of t for this सिग्नल फ्लो ग्राफ। चलिए अब देखिए इसमें क्या करना है एग्जैक्टली, आपको कुछ भी नहीं करना है। x2 का इक्वेशन लगा दीजिए बेटा, x2 का इक्वेशन यहाँ पर लगा दीजिए, दूसरा कुछ भी नहीं है। नोड इक्वेशन फाइंड करके आ जाइए। x2 इज इक्वल टू सर 5x1
एंड यहाँ पर सेल्फ लूप है तो उसका भी लिखना होगा ना 0.5x2 0.5x2 तो मतलब 0.5x2 मतलब ये 0.5x2 को LHS की साइड ले जाऊं तो x2 इज इक्वल टू 10x1 तो सर यहाँ पर x2 इज इक्वल टू tx1 है तो यू कैन कंपेयर दैट एंड यू कैन गिव द आंसर t इज इक्वल टू 10 नथिंग एल्स। था थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।